अगला दृश्य। खाई में पड़ी एम्बुलेंस को सर रघुनाथ क्रेन की मदद से बाहर निकलवा रहा था जब अशरफ और आशा वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही रघुनाथ के मुंह से निकला, आप लोग? अशरफ ने उसकी तरफ आते हुए कहा। टीवी पर फ्लैश होती खबर देखी कि राजनगर के बाहरी इलाके में करीब 100 फुट गहरी खाई में पड़ी कैलाश अस्पताल की एक एम्बुलेंस मिली है। ये कोई खास बात नहीं थी, आशा बोली। ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती है, लेकिन उस वक्त हमारे कान खड़े हो गए जब कैलाश अस्पताल ने कहा कि यह एम्बुलेंस हमारी नहीं है। हाँ, बात तो सोचने वाली है। मेरे दिमाग में भी तब से यही सवाल घूम रहा है कि एम्बुलेंस अगर कैलाश अस्पताल की नहीं है तो इस पर उसका नाम क्यों लिखा है? रघुनाथ ने कहा। लेकिन इसमें तुम लोगों के कान खड़े होने वाली क्या बात हो गई? किले पर छापा मारकर पुलिस ने ठाकुर साहब को तो बरामद कर लिया, लेकिन विजय, केशव पंडित और विकास वहाँ नहीं मिले। विजय के दोस्त होने के नाते हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, आशा ने आगे बढ़कर कहा। नुसरत तुगलक भी नहीं मिले। इससे लगता है कि वे तीनों अभी भी उन्हीं दोनों के चंगुल में हैं। पर उनका इस एम्बुलेंस से क्या संबंध? आदमी का जब हाथी खो जाता है सुपरिटेंडेंट साहब, तो उसे वो अपने जूते तक में तलाश करना शुरू कर देता है। बात अशरफ ने आगे बढ़ाई। अपने दोस्तों को ढूंढ निकालने का जब कोई ढंग का रास्ता नहीं सूझा तो बैठे टीवी देख रहे थे। उसी पर फ्लैश होती ये खबर देखी। कैलाश अस्पताल के खंडन के बाद एम्बुलेंस में कोई भेद नज़र आया तो ये चेक करने चले आए कि कहीं उनके गायब होने का इसी से तो कोई संबंध नहीं है। आशा ने रघुनाथ को बोलने का मौका दिए बगैर कहा, अगर हम उसे चेक करें तो क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है? भला मुझे क्या ऑब्जेक्शन होगा? खुद मैं भी तो उनके लिए परेशान हूँ। रघुनाथ को कहना पड़ा। अशरफ बोला, कि आपको ये बात अजीब नहीं लगी कि पूरी की पूरी एम्बुलेंस गिरी पड़ी है, लेकिन इसके साथ खाई में एक भी आदमी नहीं मिला? न डॉक्टर, न नर्स, न मरीज़ और न ही ड्राइवर। खटकने वाली बात खटकने वाली ये बात तो मैंने खुद कुछ देर पहले यहाँ मौजूद एक न्यूज़ चैनल वालों से कही थी। वे अब भी यहीं घूम रहे। उसी सबको सुनकर तो हम यहाँ आए हैं। अशरफ ने बात तुरंत लब की। एम्बुलेंस के साथ खाई में किसी का ना मिलना इस बात की तरफ इंगित करता है कि यह एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर इसे खाई में लुढ़काया है। और दूसरी तरफ अस्पताल द्वारा एम्बुलेंस को अपनी न बताना, इन दोनों बातों ने मिलकर हमें बताया कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। और उस शख्स को हम एम्बुलेंस की जांच पड़ताल करके तलाश करने की कोशिश कर सकते हैं। आओ। कहने के साथ आशा क्रेन द्वारा सड़क पर रख दी गई एम्बुलेंस की तरफ बढ़ी थी। टीवी चैनल वाले भी कैमरा लेकर एम्बुलेंस की तरफ लपके। अशरफ रघुनाथ के साथ उस तरफ बढ़ता हुआ बोला, इन न्यूज़ चैनल वालों ने भी दुखी करके रख दिया है। कहीं चींटी भी मरेगी तो उसकी तरफ कैमरे लेकर दौड़ पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। रघुनाथ के अंदाज से लगा कि वह पहले ही से प्रेस से दुखी था। कमबख्त हमें अपना काम नहीं करने देते। कोई भी घटना होती इन्वेस्टिगेशन करने का मौका देने के पहले मुंह में माइक घुसड़ घुसड़ कर नतीजा पूछने लगेंगे। भला इनसे कोई पूछे, जब अभी तक तुमने घटना स्थल का मुआयना तक नहीं करने दिया है तो नतीजा कहाँ से बता दें? और मुजरिमों को सतर्क जो करते हैं, मुजरिमों को सतर्क करते? रघुनाथ ने उसकी तरफ देखा। और क्या? वो कैसे? सारे चैनल पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। इस सबको क्या मुजरिम ही नहीं देख रहे होंगे? वे जिन्होंने इसे खाई में लुढ़काया है, घर बैठे बैठे उन्हें पता लग जाएगा कि अपनी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को क्या क्या हाथ लगा है और पुलिस क्या सोच रही है। तभी तो मुजरिम बचाव की काउंटर तैयारी कर लेते हैं। मैं इन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। एक को भी इन्वेस्टिगेशन से पहले एम्बुलेंस के अंदर का फ़ोटो नहीं लेने दिया जाएगा। कहने के साथ उसने वहाँ मौजूद पुलिस वालों को प्रेस को एम्बुलेंस से दूर करने के हुक्म देने शुरू कर दिए थे, और यही अशरफ चाहता था। रघुनाथ के साथ वे टूट फूट चुकी एम्बुलेंस के अंदर पहुंचे। उसमें उस बॉक्स के अलावा और कोई खास चीज़ नहीं मिली थी, लेकिन उनके लिए जैसे बॉक्स ही काफ़ी था। अशरफ और आशा की नज़रें मिली। दोनों की आंखें एक ही बात कह रही थी, और वही रघुनाथ ने कह दिया, ऐसा लगता है जैसे इस बॉक्स को छुपाने की कोशिश की गई हो। ऐसी कोशिश की एक नज़र में किसी को इसके होने का पता ना लग सके। स्ट्रेचर के नीचे छुपाया गया है। ज़रूर उसमें कुछ छुपा कर लाया ले जाता रहा होगा। एम्बुलेंस में भला ऐसा क्या छुपाया जा सकता है? ये तो छुपाने वालों को ही पता होगा, आशा ने अशरफ की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन किसी भी गैर कानूनी चीज़ को छुपाने के लिए भला एम्बुलेंस से बेहतर क्या चीज़ हो सकती है? स्ट्रेचर पर अगर नकली मरीज़ भी पड़ा हाय हाय चिल्ला रहा हो तो चेक करने वाले पुलिस वाले भी बेचारे से फ़ौरन ही चलता कर देंगे। रघुनाथ ने भी कुछ कहने के लिए मुंह खोले ही था कि एसपी ने एम्बुलेंस में कदम रखते हुए कहा, कालागढ़ी के एएसपी ने अभी अभी वायरलेस पर बताया सर कि उनके इलाके का एक सब इंस्पेक्टर अपनी फैंटम मोटरसाइकिल के साथ घायल अवस्था में पड़ा मिला था। उसे गोली मारी गई थी। वह अभी अभी होश में आया है, और होश में आने पर उसने बताया कि उस पर गोली चलाने वाले कैलाश अस्पताल की एम्बुलेंस के डॉक्टर और ड्राइवर थे। आशा और अशरफ के कान खड़े हुए। एक बार फिर उन्होंने खास नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा। रघुनाथ के मुंह से बस एक ही लफ्ज़ निकला, ओह। उसने ये भी बताया सर कि उसके साथ इंस्पेक्टर गौतम भी थे, जिनकी उन्हीं पुलिस एम्बुलेंस वालों ने हत्या कर दी है। हत्या कर दी है? रघुनाथ बनना है। उसे कैसे पता? सब इंस्पेक्टर का नाम राणा है।
उसके मुताबिक उस वक्त वह और इंस्पेक्टर गौतम गश्त पर थे कि एम्बुलेंस पर कुछ शक हुआ। उन्होंने उसे रुकवाया। गौतम तलाशी लेने एम्बुलेंस के अंदर चला गया और वह थोड़ा हटकर मोटरसाइकिल के नज़दीक ही खड़ा रहा। जाने क्यों इंस्पेक्टर गौतम ने डॉक्टर को भी बाहर भेज दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर बाद ड्राइवर भी अपने केबिन से कूदकर मोटरसाइकिल के नज़दीक आ गया। उस वक्त वह थोड़ा घबराया हुआ सा था। आते ही उसने रिवॉल्वर निकाली और डॉक्टर से बोला, फतेह, इसे मारना है। डॉक्टर ने चौंक कर कारण पूछा तो उसने कहा कि रुखसाना का ऐसा ही ऑर्डर है। और अभी राणा ने अपने होलेस्टर से रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की ही थी कि ड्राइवर ने गोली चला दी। वह गिर गया। तभी सड़क पर कोई वाहन आ गया जिसकी वजह से वे घबरा गए और उसे मरा समझकर खींचकर खाई में डाल दिया। उस वक्त वह होश में था और उनके बीच होने वाली बातें सुनी थी। उन बातों से उसे पता लगा कि उन्होंने इंस्पेक्टर गौतम का भी कत्ल कर दिया। उनमें से किसी ने झल्लाकर यह भी कहा था कि यह सब उनके पाकिस्तान से आए किसी साथी की बेवकूफ़ी से हुआ। उस वक्त खाई में पड़ा जख्मी राणा अपने होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उन लोगों ने मोटरसाइकिल भी खाई में लुढ़का दी, जो सीधी उसी के ऊपर आकर गिरी और वह बेहोश हो गया। पर क्यों? रघुनाथ ने पूछा। क्यों रोका था उन्होंने एम्बुलेंस को? क्या शक हुआ था उन्हें? और एम्बुलेंस में सवार बदमाशों को अचानक दोनों पुलिस वालों को मारने की क्या ज़रूरत महसूस हुई? इस बारे में राणा को कुछ नहीं पता सर। तुम लोगों का शक सही मालूम पड़ता है। एकाएक रघुनाथ अशरफ और आशा की तरफ पलटकर बोला, इस सारे किस्से के पीछे भारी गड़बड़ है। ज़रूर इस बॉक्स में उन्होंने कोई गैर कानूनी चीज़ छुपा रखी होगी। इंस्पेक्टर गौतम ने उसे देख लिया होगा, इसी वजह से उन्हें उसका कत्ल करने की ज़रूरत पड़ी और उसका कत्ल हो गया तो राणा को भी ख़त्म करना पड़ा। अपनी नज़र में तो वे उसे ख़त्म ही कर गए थे। यह अलग बात है कि वह बच गया। उनकी लीडर कोई लड़की है। क्या नाम बताया तो तुमने उसका? एसपी के कुछ भी कहने से पहले आशा बोली, रुखसाना। हाँ, और डॉक्टर का नाम शायद फतेह था। रघुनाथ बातों को रिकलेक्ट करता बोला, ड्राइवर ने उसका यही नाम लिया था और यह भी कहा था कि सारी गड़बड़ उनके पाकिस्तान से आए साथी के कारण हुई है। अशरफ ने कहा, ये चक्कर क्या है? रघुनाथ जैसे सोचों में घुस गया। सोचों में तो आशा और अशरफ भी घुसे हुए थे। भले ही रघुनाथ के पल्ले कुछ ना पड़ रहा हो, लेकिन उनके पल्ले काफ़ी कुछ पड़ रहा था। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उन्हें विश्वास सा होता जा रहा था कि इस वक्त वे उस वाहन में खड़े हैं जिसमें परमाणु बम लाया गया है। ये बात यहाँ से आगे ना फैल पाए, इस मंशा से अशरफ ने तुरंत ही रघुनाथ से कहा, जो भी इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास है, मेरे ख्याल से वह मीडिया के हाथ नहीं लगनी चाहिए। उसके टीवी व फ्लैश होते ही अपराधी सतर्क हो जाएंगे और आगे बढ़ने के हमारे रास्ते बंद कर देंगे। अभी तो केवल 2 के नाम पता लगे, जबकि मेरे हिसाब से कम 4 तो होने ही चाहिए। रुखसाना, फतेह, ड्राइवर और उनका वह पाकिस्तान से आया साथी। तुम ठीक कह रहे हो। उससे कहने के बाद रघुनाथ एसपी की तरफ घूमा। तुमने सुना? मीडिया को कुछ नहीं बताना है। जी, उसने केवल इतना ही कहा। अगला दृश्य। तो तुम? दिमाग ठिकाने आते ही नज़ीर एलिस के मुंह से निकला था, तुम लोग यहाँ? नुसरत ने सतर्क मुद्रा में उस पर रिवॉल्वर ताने का। हैरान क्यों हो रहे हो जनाब? हम चाहें जब चाहें जहाँ हो सकते हैं। हैरान इसलिए हो रहे हैं हुजूर के अल्फांसे नाम के अपने प्यादे से ये खबर तो मिली गई होगी कि किले से कूद कर हमने जल समाधि ले ली थी। सोचा मर कब गए होंगे। तुम्हारे हाथ में ये रिवॉल्वर क्यों है और इन्हें तुमने हमारी तरफ क्यों तान रखा है? नज़ीर एलिस ने गुर्रा कर पूछा था। क्या बात कर रहे हो सरकार? भला आपकी तरफ क्यों तानेंगे हम रिवॉल्वर? ये तो हमने अपने आप पर तानने के लिए निकाले हैं। आत्महत्या की तमन्ना है, ये देखिए। कहने के साथ नुसरत ने अपने रिवॉल्वर की नाल सचमुच अपनी कनपट्टी पर रख ली। अबे तुगलक चिल्ला, ये क्या कर रहा है घोंचू? किसी भी महान देश के सम्मानित नागरिक को जब ये पता लगे कि उसके देश पर हुकूमत करने वाला दिमाग से इतना दिवालिया हो चुका है कि उसकी समझ में छोटी मोटी बातें भी आनी बंद हो गई हैं, तो आत्महत्या के अलावा वह कर भी क्या सकता है? अबे हटा, वहाँ से हटा रिवॉल्वर और मेरी तरह सरकार पर तान। ये मजाक कर रहे हैं। असल बात यह है कि इनकी समझ में सब आ चुका है। ये समझ चुके हैं कि हमने इनकी सारी बातें सुन ली हैं और भला हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि ये अंग्रेज़ होकर हमारे मुल्क को तिगनी का नाश नचाते रहें। ऐसी ही बात है तो ये ले। कहने के साथ उसने रिवॉल्वर पुनः नज़ीर एलिस पर तान दिया। आत्महत्या का इरादा कैंसिल और हुजूर की खटिया खड़ी करने का इरादा पक्का। और ये क्या बात कही तूने कि हुजूर हमारे मुल्क को तिगनी का नाच नचा रहा है? ये तो इनका कद छोटा करने वाली बात हो गई। सरकार ने अकेले हमारे मुल्क को ही नहीं, इंडिया को भी तिगनी का नाच नचा रखा है। तो फिर बोल गया, इनकी नज़र में दोनों एक ही हैं। अजी ठेंगा, नुसरत बोला। इनके सोचने से क्या होता है? अब इधर वाले भी और उधर वाले भी एक होने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हाँ, एक करने वाले के टुकड़े टुकड़े करने को ज़रूर तैयार हो सकते हैं और हम तैयार हैं। हुजूर देख ही रहे। नुसरत, एक एक नज़ीर एलिस ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम भी मुसलमान हो, मैं भी, हम सबको मिलकर झांकियों मत, झांकियों मत हुजूर की आंखों में। तुगलक चिल्ला, ऐसा हुआ तो तू गया। हुजूर काला जादू जानते हैं।
नज़ीर पहले ही अपनी और नज़ीर की आंखों के बीच अपना हाथ अड़ा चुका था और इसी का फ़ायदा उठाकर नज़ीर ने उस पर जंप लगा दी। तुगलक ने उस पर फायर झोंका ज़रूर था, परंतु तब तक नज़ीर नुसरत पर झपट चुका था। गोली दीवार में जा धंसी। उधर नज़ीर नुसरत को लिए 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 ईरानी कालीन पर लुढ़कता चला गया था। इधर तुगलक ने पुनः उसे अपने निशाने पर लेने की कोशिश की, लेकिन अभी वह दूसरा फायर नहीं कर पाया था कि इरशाद ने उस पर जंप लगा दी। गलती तुगलक से यही हो गई थी कि नज़ीर के चक्कर में वह इरशाद पर ध्यान नहीं दे सका था। अब एक से नज़ीर बिगड़ा हुआ था, दूसरे से इरशाद। दोनों के रिवॉल्वर कालीन पर कहीं गिर चुके थे। गुत्थम गुत्था हुआ नज़ीर एलिस बार बार नुसरत की आंखों में झांकने की कोशिश कर रहा था, परंतु नुसरत उसे इस प्रयास में सफल नहीं होने दे रहा था। उधर कालीन पर पड़े तुगलक ने इरशाद को अपनी दोनों टांगों पर रखकर हवा में उछाल दिया। इरशाद का सिर फ्रिज से जाकर टकराया और उसके हलक से चीख निकल गई। इस बीच तुगलक ने नज़ीर से भिड़े नुसरत को कमज़ोर पड़ते देखा था, अतः उसकी मदद के लिए नज़ीर पर जंप लगाई। उसने पीछे से जाकर नज़ीर को जकड़ लिया था। नज़ीर ने एक हाथ से अपने नीचे दबे नुसरत का गिरेबान पकड़ा, दूसरे से तुगलक के बाल पकड़े और एक ही झटके में उसे भी अपने सामने कालीन पर ला पटका। इरशाद की नज़र फ्रिज के नज़दीक पड़े नुसरत या तुगलक में से किसी के रिवॉल्वर पर पड़ी। उसने झपट कर उसे उठाया, खड़ा हुआ और तुगलक पर गोली चलाने ही वाला था कि नहीं इरशाद। नज़ीर उन दोनों को छोड़कर अलग होता हुआ चीखा, गोली नहीं चलाओगे तो। इरशाद का हाथ जहाँ का तहाँ रुक गया। नुसरत तुगलक लगभग एक साथ उछलकर खड़े हुए थे, लेकिन तब तक नज़ीर भी अपने हॉलेस्टर से रिवॉल्वर निकालकर तान चुका था। दोनों इस तरह ठिठके खड़े रह गए जैसे कंजूस अचानक किसी के द्वारा साफ कर दी गई अपनी खाली तिजोरी के सामने खड़ा रह गया, जबकि उन पर रिवॉल्वर ताने नज़ीर एलिस इरशाद से कह रहा था, मुझे अफसोस है इरशाद कि तुम अभी तक नहीं समझे कि मैं इतने कीमती लोगों को इतनी आसान मौत नहीं दिया करता। ऐसे लोगों को खिला खिला कर मारने का शौक़ है मुझे। इसने तो फांसी ही पलट दी है नुसरत बहन। जो कुछ हुआ तेरी गलती से हुआ है, नुसरत ने कहना शुरू किया। भिड़े ही क्यों था सरकार से? मैंने तो पहले ही कहा था। भला इसमें हमें क्या आपत्ति हो सकती है कि हुजूर हिंदुस्तान को भी हमारे मुल्क में मिलाने की जुगत में है? इससे तो शराब। नज़ीर दहाड़ा, आई से शराब। दोनों एक साथ अपने होठों पर उंगली रखकर खड़े हो गए। हाथ ऊपर, ऐसे हैंड्स अप। दोनों के हाथ ऊपर। उधर चलो, उसने कमरे के कोने की तरफ इशारा करने के साथ कहा, वरना गोली मार दूंगा। तुगलक ने आंखें तरेर कर कहा, झूठ बोल रहे हैं सरकार। मतलब नज़ीर बनना है, फिर आपके खिला खिला कर मारने वाले शौक का क्या होगा? उधर बहस मत कर, नुसरत बोला। चलो उधर, देख नहीं रहा हमसे खेल ही तो रहे हैं सरकार, छुआ छाई। इरशाद, उन्हें कवर किए नज़ीर ने बेड के ठीक ऊपर लगी एक पेंटिंग की तरफ इशारा करने के साथ कहा, उस पेंटिंग के नीचे स्विच है, तुम बेड पर चढ़कर उसे दबाओ। इरशाद ने तुरंत उसके आदेश का पालन किया। कमरे के उस कोने में जिसकी तरफ नज़ीर ने नुसरत तुगलक को बढ़ने के लिए कहा था, सरसराहट की आवाज़ के बाद नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ नजर आने लगीं। नुसरत तुगलक अपनी बकवास भले ही करते रहे, लेकिन अंततः नज़ीर उन्हें नीचे ले गया। यह वही जगह थी जहाँ उसने वक़ार खान को कैद कर रखा था। उसके कहने पर इरशाद ने उन्हीं जंजीरों में नुसरत तुगलक को जकड़ दिया। उधर रिवॉल्वर हॉलस्टर में रखने के बाद नज़ीर वापस जाने के लिए दरवाजे की तरफ घूमा। इधर जंजीरों में जकड़े नुसरत ने ऊंची आवाज़ में कहा, इस बात में तो मज़ा नहीं आया बंदा परवर। आपने तो खेलने का वादा किया था, हमें यूँ बांध कर चल दिए। आऊँगा बच्चों, खेलने भी आऊँगा तुमसे, उसने पलट कर जहरीली मुस्कान के साथ कहा था। अगर तुम्हारे साथ खेलने की तमन्ना ना होती तो इरशाद को रोकते ही क्यों? उसके बाद वे जाने क्या क्या कहते रहे, लेकिन नज़ीर अहले सोका नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। इरशाद उसके पीछे था। जब वे ऊपर पहुँचे तो टेलीफोन की घंटी को बजते पाया। नज़ीर ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मेरी चैनल वालों से बात हो गई है सर, वे आपका संदेश प्रसारित करने के लिए तैयार हैं। गुड, कहकर उसने रिसीवर वापस रख दिया। अगला दृश्य, सीक्रेट सर्विस के आर्टिस्टों ने ये रेखा चित्र सब इंस्पेक्टर राणा द्वारा बताए गए हुलियों के आधार पर बनाए हैं। कहने के साथ अजय ने 2 रेखा चित्र मेज पर अशरफ और आशा के सामने डाल दिए। अशरफ ने उठाए। बगल वाली सीट पर बैठी आशा भी उन्हें देख सकती थी। एक चित्र पर ड्राइवर लिखा था, दूसरे पर डॉक्टर। डॉक्टर के चित्र की तरफ इशारा करती आशा ने कहा, राणा के मुताबिक इस आदमी का नाम फतेह है। कुछ पॉइंट्स पर अगर गौर किया जाए तो लगता तो है सर कि हमारे हाथ सही लाइन लग गई है, अशरफ बोला। लेकिन बीच बीच में ये शंका सिर उबारने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत पटरी पर दौड़ते रहें, इसी तरह 4 दिन गुजर जाए और वो हो जाए जो नहीं होना चाहिए। अपनी शंका के बारे में साफ साफ कहो अशरफ। सर, हमने टीवी पर एम्बुलेंस के बारे में देखा सुना, बात खटकी, वहाँ पहुँच गए। वारदात काफ़ी बड़ी निकली। इन लोगों ने अपनी समझ में 2-2 पुलिस वालों का खून किया है, तो वजह तो कोई बड़ी ही रही होगी, लेकिन क्या ज़रूरी है कि वह बड़ी वजह परमाणु बम ही हो? एम्बुलेंस के बॉक्स में छुपी हुआ कोई और वस्तु भी तो हो सकती है जिसका भेद खुलने पर उन्होंने ऐसा किया। ये तो भटकने वाली बात
बात ही हो जाएगी ना सर कि हम इन लोगों के पीछे लगे रहें और बाद में किस्सा ही कोई और निकले। मत भूलो अशरफ कि उनके साथ पाकिस्तान से आया भी एक आदमी था, आशा ने कहा। और चीफ हमें बता चुके हैं कि अनंत घोष के मुताबिक बम पाकिस्तान में बना है। मैंने पहले ही कहा, कुछ पॉइंट ऐसा इशारा ज़रूर कर रहे हैं कि हमें सही लाइन मिल गई है, लेकिन वे ऐसे नहीं है जिनके आधार पर यह बात गारंटी से कही जा सके। 1% अगर हम गलत को सही लाइन समझकर उसके पीछे पड़े रहें तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस लाइन पर बढ़ने से पहले किसी भी तरह हमें ये गारंटी कर लेनी चाहिए कि लाइन सही है। एक अजय ने कहा, यह गारंटी हम दे सकते हैं जी। एक साथ दोनों चौंके। इन रेखा चित्रों और जो नाम हमारे सामने आए उनके आधार पर हमने सीक्रेट सर्विस का रिकॉर्ड खंगाला था। बाकी तो किसी का नहीं, मगर रुखसाना नाम की एक लड़की का रिकॉर्ड ज़रूर मिला है। क्या रिकॉर्ड मिला है? दोनों ने अधीर होकर पूछा। रिकॉर्ड कोई बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं है, लेकिन जितना है उनके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि मिली हुई लाइन दुरुस्त है। प्लीज़ हमें रुखसाना के बारे में कुछ बताइए। वह बनिहाल में रहती थी। करीब 2 साल पहले इंडियन आर्मी की वर्दी पहने आईएसआई के लोगों ने उसके साथ रेप किया और उसके सारी परिवार को मौत के घाट उतार दिया। कश्मीरी लोगों में इंडियन आर्मी के प्रति नफरत भरने की मंशा से वे अक्सर ऐसा करते रहते हैं। उस घटना के तुरंत बाद से रुखसाना आश्चर्यजनक ढंग से कश्मीर से गायब हो गई। रिकॉर्ड में इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उसके दिल में इंडियंस के प्रति हद दर्जे की नफरत है और कश्मीर से निकलने के बाद वह राजनगर की तरफ ही आई थी। यहीं बस गई थी। बसी तो कहाँ बसी या आगे निकल गई, इस बारे में कोई। काफ़ी है सर, काफ़ी है। अजय की बात पूरी होने से पहले ही उत्साह से भरा अशरफ कह उठा। अब हमें ज़्यादा शंकाओं में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सही लाइन यही है। राजनगर में, बल्कि राजनगर में छोड़िए, हिंदुस्तान में कहीं भी परमाणु विस्फोट करने की बात ऐसा ही कोई व्यक्ति सोच सकता है जिसके दिल में नफरत की जड़ें इतनी गहरी हों। एक ऐसी लड़की थी और वह राजनगर की तरफ ही आई थी, तथा मांग भी कश्मीर की आज़ादी की ही की गई है। ये तीनों बातें साबित कर देती हैं कि ड्राइवर के मुंह से निकला नाम उसी का था। अब मुझे कोई डाउट नहीं रह गया। सारी शंकाओं को दिमाग से निकाल कर हमें इसी लाइन पर काम करना चाहिए। पता लगाना चाहिए कि अब ये राजनगर में कहाँ है। अजय ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मेज़ पर रखे अनेक फ़ोनों में से एक की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया, बात की और वापस क्रेडिट पर रखता हुआ बोला, नाहर का फ़ोन था। उसका कहना है कि बीबीसी पर घोषणा की गई है कि कुछ देर बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति दुनिया के नाम कोई संदेश प्रसारित करने वाले हैं। वह संदेश दुनिया में कहीं मंडरा रहे खतरे के बारे में, और वे इसे इंसानियत की बेहतरी के लिए प्रसारित करना चाहते हैं। अशरफ बगैर कुछ कहे अपनी सीट से उठा और गुप्त भवन के इस कक्ष के एक कोने में रखे टीवी का ऑन कर दिया। चैनल चेंज करके उसने बीबीसी पर लगाया। स्क्रीन पर अभी अभी शहजाद पठान का चेहरा उभरा था। उसके चेहरे पर पश्चाताप और दहशत नजर आ रही थी। अभिवादन के बाद उसने कहा, यूँ तो चैनल्स वाले राष्ट्राध्यक्षों के इंटरव्यू लेने के लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन ये संदेश प्रसारित करने के लिए हमने खुद बीबीसी से अनुरोध किया। कारण इतना बड़ा है कि इंसानियत की बेहतरी के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। उसने पहलू बदला और आगे कहा, ज़्यादा लंबी भूमिका ना बांधते हम जल्दी से जल्दी समूची दुनिया को ये बेहद दुखद सूचना देना चाहते हैं कि हमारे शस्त्रागारों से एक परमाणु बम और उसे चार्ज करने वाला डेटोनेटर चोरी हो गया। उसके ये कहते ही गुप्त भवन में मौजूद तीनों के दिल धक से रह गए। बौखलाकर एक दूसरे की तरफ देखा उन्होंने। आशा और शब को नकाब से झांकती अपने चीफ की आंखों में भी वैसे ही भाव नजर आए जैसे खुद उनकी आंखों में थे। वे समझ सकते थे कि नज़ीर एलिस के इन चंद ही शब्दों का पूरी दुनिया भर में उन लोगों पर क्या असर हुआ होगा जो इस वक्त टीवी के इस चैनल को देख रहे होंगे। हमें इस बात का बेहद बेहद खेद है। मुंह लटकाए नज़ीर एलिस अफसोस सा जताता चला गया। इसका मतलब ये नहीं है कि बम और डेटोनेटर को हमने लापरवाही के साथ रखा था। उनकी सुरक्षा दुनिया के मानकों के मुताबिक ही थी। दोनों चीज़ों को एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर रखा गया, मगर चुराने वाले ने दोनों को बड़ी चतुराई से एक ही रात में चुराया। अजय, आशा और अशरफ समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब वह टीवी पर क्यों बता रहा है, जबकि वह कहीं चला जा रहा था। और ये बात बताते हुए हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है कि इस चोरी में हमारे ही कुछ आदमियों का हाथ है। बात भी सही है। अगर घर के ही शामिल ना होते तो ये चोरी हो ही नहीं सकती थी। हालांकि ये बात इस तरह सार्वजनिक रूप से बताने की नहीं है, लेकिन दुर्घटना ही ऐसी हो गई कि बतानी पड़ रही है। कहने के बाद उसने थोड़ा गैप दिया और फिर आगे बोला, हमारे पास कुल 4 न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे शब्द इसलिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि उनमें से 2, जिनके नाम परवेज़ हलीम और अब्दुल हबीब हैं, इस चोरी में शामिल पाए गए। अब्दुल हबीब ने तो गिरफ्त में आती खुदकुशी कर ली, लेकिन परवेज़ को हम ऐसा मौका देने वाले नहीं हैं। इनके अलावा हमारी ही संस्था आईएसआई के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चोरी में शामिल थे। ये उन्हीं लोगों में से हैं जो दोनों शस्त्रागारों की सिक्योरिटी के हिस्से थे। बहरहाल अब ये सभी चोरी करने वालों का पूरा रैकेट पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कब्ज़े में कड़े से कड़े अंदाज में पूछताछ की जा रही है। अभी तक की पूछताछ का नतीजा ये निकला है कि इनसे ये काम वकार खान ने कराया।
सारी दुनिया जानती है कि वक़ार खान कितना खूंखार आतंकवादी है। और भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि परवेज़ हलीम ने यह कबूल कर लिया है कि उसने बम और डेटोनेटर को विस्फोट के लिए पूरी तैयार करके वक़ार खान को सौंपा है। परवेज़ सहित गिरफ्त में फंसे हर शख्स से हम ये जानने की पुरज़ोर कोशिश कर रहे हैं कि वक़ार दुनिया के कौन से हिस्से में विस्फोट करने की फ़िराक में है। मगर या तो ये बात इनमें से किसी को पता ही नहीं है, अथवा हम अभी तक उगलवा नहीं सके। उसकी ये बात सुनकर गुप्त भवन में मौजूद तीनों शख्सों ने राहत की थोड़ी सी सांस ली, क्योंकि अगर वह ये कह देता कि बम राजनगर में, तो शहर में बदअमनी फैल जाती। वह अब भी कह रहा था, कोशिश जारी है। अगर इनमें से किसी को ये बात पता है तो हम उगलवा कर रहेंगे, और संकट की इस घड़ी में हम दुनिया को रोकेंगे भी नहीं। दुनिया के सभी देशों के लिए इस वक्त पाकिस्तान के दरवाजे खुले। संसार के किसी भी देश से जो भी चाहे हमारे यहाँ आकर इनसे पूछताछ कर सकता है, क्योंकि अब यह संकट अकेले पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का है, और पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ है। एक तरफ इन लोगों से पूछताछ जारी है, दूसरी तरफ युद्ध स्तर पर वक़ार खान को तलाश करने की कोशिश की जा रही है, और तीसरी तरफ पाकिस्तान की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है, ताकि अगर अभी तक बम हमारी सरहदों से बाहर नहीं निकल सका है तो निकल ही ना सके। बम का पता लगाने की कोशिशें और भी तरीक़ों से की जा रही है, जिनका जिक्र यहाँ करना मुनासिब नहीं होगा। हमारे संदेश के बाद इसी चैनल पर वक़ार खान की वह फ़ोटो दिखाई जाएगी जो हमारे पास उपलब्ध है। ये शख्स अगर कहीं भी किसी को नज़र आए तो फ़ौरन पाकिस्तान सरकार को सूचित करे, या किसी भी सरकार को सूचित कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये शख्स इस वक्त पाकिस्तान में ही हो। तीनों बड़े ध्यान से उसके एक एक लफ्ज़ को सुन रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि वक़ार नाम के इस दरिंदे में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा कोई भी शख्स जिसमें नाम मात्र को भी इंसानियत होगी, दुनिया में कहीं भी परमाणु विस्फोट कराने के बारे में सोच तक नहीं सकता। जबकि उसने डेटोनेटर और बम चुरवाया है तो कहीं ना कहीं तो विस्फोट कराना ही चाहता है। इसलिए जो बम उसके हाथ लगा है, यदि उसमें विस्फोट हुआ तो क्या क्या हो सकता है, इस बारे में संक्षेप में बताना हमारा फ़र्ज़ है। कहने के बाद वह एक बार फिर रुका और आगे बोला, जो बम वक़ार खान के हाथ लगा है, मेरी जानकारी के मुताबिक अगर वह फटा तो 1500 से लेकर 2000 टन विस्फोटकों के बराबर का प्रभाव डालेगा। यह अपने चारों तरफ ऐसी तबाही मचा देगा जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। इसके प्रभाव में आए हर वर्ग सेंटीमीटर पर इसका दबाव इतना ज़्यादा होगा कि खिड़कियाँ टूट जाएंगी, कंक्रीट की इमारतें ताश के पत्तों की मानंद ढह जाएंगी, और हर जीव की वे नसें फट जाएंगी जिनमें खून बहता है। इसके फटते ही तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि धरती से 7 किलोमीटर ऊपर तक किसी प्राणी का नामो निशान नहीं रह जाएगा। लोहे की मोटी मोटी छड़ें पिघल कर बह जाएंगी। बड़े ही दुख की बात है कि इससे निकलने वाली विकिरणों का ताप इतना भयंकर होगा कि करीब 50 किलोमीटर तक अपना असर डालेंगे। सुनते सुनते अशरफ के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसी हालत में आशा कह उठी, यह आदमी दुनिया को सतर्क कर रहा है या डरा रहा है? इसके शब्द सुनकर तो सारी दुनिया में ऐसा पैनिक फैल जाएगा कि लोग संभाल ही नहीं संभलेंगे। ध्यान एक बार फिर टीवी की तरफ चला गया, क्योंकि वह अब भी कह रहा था, मान लीजिए ये विस्फोट 25 किलोमीटर एरिया में फैले किसी शहर के बीचों बीच होता है तो स्थिति बहुत ही विध्वंसक होगी। शहर में कुछ भी नहीं बचेगा, हर तरफ आग ही आग, धुआं ही धुआं, राख ही राख, मलबे के ढेर और लाशों के अंबार होंगे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सब पलक झपकते ही हो जाएगा। लोगों को बस ऐसा लगेगा जैसे बिजली सी कौंधी हो। विस्फोट के चारों तरफ 100-100 किलोमीटर तक इसका प्रभाव होगा, और ऐसा होगा कि लोग वर्षों तक अनेक किस्म की भयंकर बीमारियों का शिकार होकर मरते रहेंगे। बच्चे विकलांग पैदा होंगे। बस कर हरामजादे, बस कर। गुस्से की ज़्यादती के कारण कांपता अशरफ दहाड़ उठा। और कितना डराएगा लोगों को? सारी दुनिया को दहशत से ही ख़त्म कर देना चाहता है क्या? नज़ीर एलिस ने जैसे उसकी आवाज़ सुन ली थी, बोला, अब हम सबको दुआ करनी चाहिए कि यह अनर्थ ना हो, क्योंकि हो गया तो जो कुछ होगा हमारे शब्दों से बहुत ऊपर होगा। दुनिया को यह संदेश देने का हमारा एक ही मकसद है, ये कि विश्व की हर सरकार ही नहीं, एक एक नागरिक सावधान हो जाए। अगर कहीं भी किसी को कोई संदिग्ध बात या चीज़ नज़र आए तो फ़ौरन नज़दीक के थाने में फ़ोन करें। यह पूरी दुनिया के लिए रेड अलर्ट होने जैसी बात है, क्योंकि अभी अनुमान तक नहीं लगाया जा सका है कि वक़ार खान विश्व के कौन से हिस्से को अपना निशाना बनाना चाहता है। अतः हम इन दुआओं के साथ ये संदेश समाप्त करते हैं कि खुदा करे ये विस्फोट कहीं ना हो, वक़ार के कुछ से इरादों पर पानी फिर जाए। बस इसके बाद वह स्क्रीन से गायब हो गया। वक़ार खान का फ़ोटो दिखाया जाने लगा, जिसमें उन तीनों में से किसी की कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसकी शक्ल से वे अच्छी तरह वाकिफ़ थे। टीवी की आवाज़ बंद करके अशरफ उनकी तरफ वापस लौटता हुआ बोला, इस संदेश ने तो संपूर्ण दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया होगा। दुनिया को सतर्क करने के नाम पर क्या चाहता है ये आदमी? और हमें बार बार ऐसा लग रहा है कि दुनिया से कहने के बहाने यह हमें और सिर्फ हमें धमका रहा था। अजय कहता चला गया, हमें यह बता रहा था कि अगर हमने कश्मीर को आज़ाद नहीं किया तो क्या क्या भुगतना पड़ेगा।
क्या आपको ऐसा लग रहा है चीफ कि यह वकार खान वाला सारा किस्सा मनगढ़ंत है? अशरफ ने पूछा। असली मुजरिम यही आदमी है। इसे पता है कि बम इस वक्त राजनगर में है। अगर हमें यह मालूम ना होता कि यह शख्स नज़ीर एलिस है तो शायद ऐसा शक भी नहीं होता। शायद इसी कारण दुनिया में किसी और को शक होगा भी नहीं, क्योंकि सारे संसार में इसने अपनी छवि शांति दूत की बना रखी है। आशा ने कहना चाहा, लेकिन सर, इसका मकसद तो मेरे ख्याल से हमारे पास इस पर इतना लंबा डिस्कशन करने का वक्त नहीं है। वो तेज़ी से नज़र आ रहा है। अशरफ ने आशा की बात काट कर कहा, इस बात पर बाद में विचार कर लिया जाएगा कि बम के पीछे वकार है या ये। हमारा सबसे पहला काम बम को तलाश करना और जैसे भी हो उसमें विस्फोट होने से रोकना है। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई रास्ता आ रहा है? आशा ने पूछा। अशरफ ने कहा, मेरे दिमाग में से एक ऐसा शख्स घूम रहा है जो ऐसे हालात में अक्सर विजय के दिमाग में घूमता है। अगला दृश्य। ये तो फतेह है। कहने के साथ गुलफाम ने वह रेखा चित्र उठा लिया जिस पर डॉक्टर लिखा था, फतेह खान। अशरफ और आशा के जैसे रोंगटे खड़े हो गए। दोनों की आंखें मिली। एकाएक उन्हें उम्मीद की चिंगारी नहीं बल्कि रोशनी की पूरी मशाल नजर आने लगी थी। उन्हें अपना वह काम बनता हुआ लगा जिसके लिए गुलफाम के पास आए थे। गुलफाम, मेरे नियमित पाठक इस खास किरदार के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। नए पाठकों के लिए संक्षेप में शायद इतना बता देना काफ़ी है कि हमेशा तहमत और जालीदार बनियान पहनने वाला और सिर पर गोल टोपी लगाए रखने वाला तथा गले में ताबीज़ डाले रखने वाला यह शख्स किसी ज़माने में राजनगर का इतना बड़ा गुंडा हुआ करता था कि मुकम्मल राजनगर में उसकी तूती बोलती थी। एक केस के दरमियान विजय से टकराया। जब विजय उससे उलझा तो चाकूबाजी में माहिर गुलफाम को पहले तो ये सोचकर बहुत हंसी आई कि ये सूटिट बूटिट छोकरा बेवजह उसके चाकू की धार से हलाल होने आ पहुंचा। लेकिन जब उसके और विजय के बीच चाकूबाजी का मुकाबला हुआ तो गुलफाम न केवल दंग रह गया बल्कि उस मुकाबले का अंत होते होते विजय का कायल भी हो गया। अंत में स्थिति ऐसी आ गई थी कि विजय उसे अपने चाकू से कत्ल कर सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। विजय के चाकू के नीचे दबे गुलफाम ने जब पूरी दिलेरी से ये कहा कि मैं तुझसे मात खा गया छोकरे, मुझे मार डाल, तो विजय ने कहा था कि मेरा मिशन क्रिमिनल को मारना नहीं, क्राइम को ख़त्म करना होता है। विजय की इस बात ने तो जैसे उसे विजय का मुरीद ही बना दिया। विजय के पैर पकड़ लिए उसने, उसे मास्टर का संबोधन दिया और कहा कि अब मैं ता जिंदगी वही करूँगा जो आप कहेंगे। और विजय ने उससे गुंडागर्दी छोड़ देने के लिए कहा। गुलफाम भी बात का इतना धनी था कि उसने उसी वक्त चाकू फेंक दिया और कभी उसे हाथ न लगाने की कसम खाई। अपवादों को छोड़कर वह इस कसम का निभाता आ रहा था। गुलफाम होटल एंड रेस्टोरेंट के नाम से उसने अपना एक होटल खोल लिया और सचमुच उसी की कमाई से ज़िंदगी बसर करने लगा। मगर जैसी कि कहावत है, चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से न जाए। खुद भले ही वह शराफत की ज़िंदगी बसर करने लगा था, लेकिन उसके होटल पर जमा वाड़ा इसी किस्म के लोगों का रहता था। अपना चाकू उसने उठाकर भले ही हमेशा के लिए संदूक में रख दिया था, लेकिन सारे राजनगर में धाक उसकी अब भी थी। नए उभरते हुए गुंडे उसका बहुत सम्मान करते थे। कम से कम विजय के लिए गुलफाम राजनगर की क्राइम की दुनिया का एनसाइक्लोपीडिया था। राजनगर में अगर कोई भी क्राइम होता था तो उसे पता रहता था कि किसने किया है। ना भी पता हो तो चंद ही घंटों में पता लगा लेता था। उसे हमेशा जानकारी रहती थी कि राजनगर के कौन से इलाके में कौन सा नया छोकरा उभर रहा है। इसी वजह से विजय को जब किसी केस में ऐसे किसी गुंडे की तलाश होती थी तो वह हमेशा गुलफाम के पास आता था, और उसका गुलफाम के पास आना कभी व्यर्थ नहीं गया था। गुलफाम ने हमेशा ही विजय के इच्छित गुंडे की या तो जन्म कुंडली निकाल कर उसके सामने रख दी थी या खुद उसे ही लाकर विजय के सामने खड़ा कर दिया था। गुलफाम के उसी रिकॉर्ड को देखते हुए अशरफ को अचानक उसका ख्याल आया था। आशा और अशरफ को गुलफाम विजय के बहुत अच्छे दोस्तों के रूप में जानता था। उसने उन्हें देखते ही कहा था, मास्टर और विकास आजकल कहाँ हैं? पिछले दिनों सुना था कि उन्हें किन्हीं नुसरत तुगलक नाम के जमूरों ने किडनैप कर लिया। तब आशा ने कहा था कि हम लोग उन्हीं को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नाम और 2 फोटो हैं जिनके नुसरत तुगलक के साथी होने का अंदेशा है। हम उन्हें तुम्हें दिखाने आए, शायद तुम उन्हें पहचान सको। गुलफाम ने कहा था, जल्दी दिखाओ उन खबीस के फ़ोटो। भला उन्हें क्यों नहीं पहचानूंगा जो मास्टर विकास के किडनैपर्स के साथी है। नहीं भी पहचानता हूँगा तो अपने किसी भी गुर्गे से सालों की जन्म पत्री निकलवा लूँगा। तब उन्होंने दोनों रेखाचित्र के सामने डाल दिए थे। उन्हीं में से डॉक्टर के फ़ोटो को उठाने के साथ गुलफाम ने वह बात कही थी जो ऊपर लिखी जा चुकी है और जिसे सुनकर आशा और अशरफ को रोशनी की पूरी मशाल नज़र आने लगी थी। आशा ने जल्दी से पूछा था, कौन फतेह खान? बाजू के मोहल्ले में रहता है, गुलफाम ने बताया। गुंडागर्दी की दुनिया में नया उभरता हुआ लड़का है। सुना है कि इसका पूरा परिवार कश्मीर के किसी गांव से आकर यहाँ बसा है।
हमें इससे मिलना है गुलफाम, अशरफ ने कहा। क्योंकि ये मास्टर के किडनैपर्स का साथी है। हाँ, लेकिन मिलना इस तरह है कि किसी को भी इस बात की भनक न लग सके कि हमें या तुम्हें इसकी तलाश है। दबोचा जाने से पहले खुद इसे भी इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए। ऐसा हो गया तो ये नुसरत तुगलक को सावधान कर देगा और उससे विजय विकास की जान को खतरा हो सकता है। जब तक गुलफाम इस दुनिया में है तब तक मास्टर को कुछ नहीं हो सकता अशरफ बाबू। ऐसा कहने के साथ वह एकाएक ही जब अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हुआ तो चेहरे पर जलजले के से भाव थे, मुंह से अंगारे निकले। वह तो मास्टर ने कह रखा है कि अगर मैं उनके बारे में ऐसा वैसा कुछ सुना करूं तो बेवजह अपनी टांग नाड़ूं, क्योंकि उनके लफड़े तो चलते ही रहते हैं। उन्होंने ऐसा न कह रखा होता तो मैं तो उसी समय मैदान में आ जाता जब सुना था कि वे सारे नमूने उन्हें कचहरी से किडनैप करके ले जा रहे हैं। आशा और अशरफ वेजा के प्रति उसकी भक्ति को देखते रह गए। लेकिन गुलफाम की ये भक्ति और उसका जोश उनका काम बिगाड़ भी सकते थे, इसलिए आशा बोली, समझने की कोशिश करो गुलफाम, हमें हंगामा खड़ा नहीं करना, खामोशी के साथ इसे दबोचना, क्योंकि अभी तक इसे खुद भी नहीं मालूम कि हमें इसके नुसरत तुगलक के साथी होने का पता लग गया है। फिक्र ना करें मोहतरमा। गुलफाम अगर इतना ही गधा होता तो मास्टर का चेला न बनता। मास्टर ने मुझे कम अल्फाजों में पूरी बात समझने का गुर सिखा रखा है। आप 10 मिनट यहाँ आराम से बैठकर ठंडा पीजिए, मैं भी आता हूँ। कहने के बाद उसने उनकी एक ना सुनी और ज़ोर से आवाज़ लगाई, अबे ओ मटरवा, हाजिर उस्ताद। एक गैठा सा लड़का कूद कर सामने आया। अपने खास मेहमान है ये, ठंडा पिला, मैं अभी आता हूँ। कहने के बाद वे एक पल भी तो नहीं रुका वहाँ, तहमत संभाले बाहर निकल गया। आशा हकबकाई सी थी, जबकि उसकी तरफ देखते अशरफ ने कहा, कुछ भी कहो, जोकर से नज़र आने वाले उस शख्स में कोई तो खूबी है कि उसने हर क्षेत्र में अपने मुरीद स्थापित कर रखे हैं। मटरवा ने कहा, उस्ताद तो मुझे धर्म संकट में डाल गए। ठंडे में तो बहुत सी चीज़ें होती है, लस्सी से लेकर शिकंजी तक, पेप्सी से लेकर कोक तक, बीच में बहुत कुछ है जिनके मैंने नाम नहीं लिए। आप ही बता दीजिए क्या पेश करूँ। मुस्कुराते अशरफ ने कहा, ठंडा मठा हो तो ले आओ। लाऊंगा क्यों नहीं जनाब, उस्ताद कह गए तो नहीं भी होगा तो रामदीन की भैंस के थनों में से दूध की जगह सीधा मठा ही निकाल लाऊंगा। कहने के साथ कुलाचे मारता मटरवा गायब हो गया। कुछ देर बाद वह सचमुच 2 गिलास मठे के साथ हाजिर था और उस मठे को अभी उन्होंने पिया भी नहीं था कि गुलफाम वापस आ गया। मटरवा को वहाँ से भगाने के बाद बोला, 2 दिन से गधे के पिल्ले का पता ही नहीं है। पूरा घर परेशान है कि अपनी करतूतों की वजह से कहीं किसी थाने के हवालात में पड़ा तो नहीं सड़ रहा है। और क्या पता लगा, आजकल उसकी फ़ारूक से काफ़ी छन रही थी। फ़ारूक कौन? मैंने देखा तो नहीं उसे, पर सुना है वो भी फतेह खान की तरह छाकटाई। कहते हैं कि आजकल सुधरने की कोशिश कर रहा है। एक मीनार वाली मस्जिद के सामने खोखा डालकर जलेबी कचौरी बनाने लगा। घर बार छोड़कर रात दिन वहीं रहता है। एक मीनार वाली मस्जिद? आमतौर पर मस्जिद में 4 मीनार होती है ना, लेकिन उसमें एक ही मीनार है, इसलिए एक मीनार वाली मस्जिद कहलाती है। वह कहाँ है? नज़दीक ही है, कहो तो उसे ठिए से उठा लो। नहीं, अशरफ ने जल्दी से कहा और उठकर खड़ा होता हुआ बोला, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। अगला दृश्य, अल्फांसे की नज़र फ़ारूक पर थी। उस वक्त अल्फांसे एक ऐसे बूढ़े मोल्ला के वेकअप में था जिसकी कमर झुकी हुई थी, जिसम पर मैली कुचैली सफ़ेद कमीज़ और अलीगढ़ कट वाला ऊंचा पैजामा, पैरों में हवाई चप्पलें, चेहरे पर जैसे काले सफ़ेद बालों की लंबी दाढ़ी थी, गाल पर वैसे ही बालों वाला मस्सा और सिर पर वैसे ही बालों की धूल से अटी विग। आंखों पर गोल फ्रेम वाली ऐसी ऐनक भी लगाए हुए थे जिसकी कमानी पर बंधा धागा उसकी दरिद्रता की कहानी कह सके। बावजूद इस सबके उसे डर था कि कोई उसे पहचान न ले, इसलिए कमर के झुकी होने का स्वांग किया था। इस बहाने वह ज़्यादातर अपने चेहरे को ज़मीन की तरफ ही किए रहा था ताकि कोई चेहरे को न देख सके। हालांकि नीचे ही नीचे वह सबको देख सकता था। फ़ारूक पर तो उसकी खास नज़र थी। वह अब भी अपने जलेबी कचौरी के खोखे पर बैठा था। उसी की खातिर तो आज सुबह अल्फान से उस शख्स के सामने बहुत गिड़गिड़ाया था जिसका खोखा सड़क के इस तरफ लेकिन फ़ारूक के खोखे के ठीक सामने था। वह एक मीनार वाली मस्जिद की चारदीवारी के साथ सटाकर रखे गए खोखे में उर्दू की मजहबी किताबें बेचता था। सिर्फ खाने की एवज में अल्फांसे ने उससे नौकरी मांगी थी। उसने मना कर दिया था। तब अल्फांसे को गिड़गिड़ा कर ये बताना पड़ा था कि जवान बेटे और बहू ने उसे घर से निकाल दिया, कई दिन से भूखा है। ऐसा सुनकर मजहबी किताबें बेचने वाले दुकानदार के दिमाग में आइडिया आया। उसने कहा, रात को सोना भी इसी खोखे में पड़ेगा। अल्फांसे ने कहा, इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है, घर से बेघर कर दिया गया हूँ, 2 रातें फुटपाथ पर गुजारी है, आपकी दुकान उससे तो बेहतर ही है। दुकानदार को शायद ऐसी किसी आदमी की तलाश थी जो रात को उसके खोखे में सोकर चौकीदारी भी कर सके। सो एहसान सा थोपते हुए कह दिया कि किताबें बेचना तो खैर तेरे बस का नहीं है। जब दुकान पर ज़्यादा भीड़ हो जाया करे तो तेरा काम इस बात पर नज़र रखना है होगा कि मुझे मशगूल देखकर कोई किताब पार ना कर ले। या चोर बहुत आते हैं, कम वक़्त मजहब की किताब भी चुरा कर पढ़ते हैं, तो खुदा इनका क्या भला करेगा। अल्फांसे को तो तैयार होना था तो हो गया।
सुबह से वह यहीं था कि अचानक आशा और अशरफ को देखकर चौंक पड़ा। उन्हें क्यों, गुलफाम को भी वो अच्छी तरह पहचानता था। संयोग से वे किताबों की दुकान के नज़दीक आकर खड़े हो गए और गुलफाम को चौंक कर कहते सुना, अरे ये तो वही है, तुम्हारे पास फतेह खान के अलावा दूसरा फ़ोटो इसी का है ना। धीरे, अशरफ ने बौखलाकर अपने चारों तरफ देखते हुए दबे स्वर में कहा, धीरे बोलो गुलफाम, कोई सुन लेगा तो। अपना सेंटेंस उसने अधूरा छोड़ दिया था। चारों तरफ देखते हुए इसकी नज़र अल्फांसे पर भी पड़ी थी, परंतु ठीक उसी समय वह किताबें दुरुस्त करने में मशगूल हो गया था। आओ, आशा ने कहा, अब चलें। पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें ये चाहिए, गुलफाम बोला। अभी नहीं गुलफाम, अशरफ ने उसका हाथ पकड़कर विपरीत दिशा में लगभग खींचते हुए कहा। अभी यह हंगामा हो सकता है जो कि हम नहीं चाहते। ये काम रात में करेंगे। उसके बाद गुलफाम कुछ नहीं बोला था और उनके साथ खिसता चला गया था। अल्फांसे के होठों पर मुस्कान रेंग गई। अगला दृश्य, मस्जिद की मीनार करीब 50 फुट ऊंची थी। फतेह खान इस वक्त उसके टॉप पर था। टॉप पर मौजूद झरोखे से फारूक के खोखे की तरफ देखता वह भन्ना हुए लहजे में कहता चला जा रहा था, कितना कहा था इस गधे से कि रात के वक्त कम से कम खोखे की बाहर वाली लाइट ज़रूर जला कर रखियो, लेकिन देखो किस कदर अंधेरा कर रखा है, कुछ भी तो नज़र नहीं आ रहा। तुझे नज़र नहीं आ रहा होगा, झरोखे से मीनार की दूसरी दिशा में नज़र रख के एजाज ने कहा। अंधेरा ज़रूर है, लेकिन सायों के रूप में सब कुछ आराम से देखा जा सकता है। खुदा ने तेरी पुतलियों में उल्लू की आंखें फिट कर दी होंगी। तेरे पास तो लगता है आदमी की आंखें भी नहीं है। होती तो कम से कम ये तो देख ही सकता था कि लाइट गई हुई है, शहर दूर दूर तक अंधेरे में डूबा पड़ा है। इसमें वह कर भी कह सकता है, एक इन्वर्टर लगवा सकता था कमकत। मस्जिद के चारों तरफ सालों साल से जो खोखे डाले बैठे हैं, उनके पास तो इन्वर्टर है नहीं। उस बेचारे को दुकान खोले 2 दिन हुए, लोगों की नज़र में 4 पैसे कमाए नहीं है कि इन्वर्टर लगवा लेता। इस तरह तो वो वैसे ही लोगों की नज़रों में आ जाता। तुम्हें तो मेरी हर बात काटनी है। मीनार से बाहर बल्कि नीचे देखना छोड़कर फतेह खान उसकी तरफ पलटा। एजाज बोला, सही बात कहो तो तेरी बात कट गई। ये सही बात है, फतेह एजाज की तरफ आता बोला। हम ये सोचें कि अगर कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, अपना मिशन देखें। इस अंधेरे का फ़ायदा उठाकर अगर किसी ने हमें घेर लिया तो। घेर लेने को मीन या मत बना, एजाज ने कहा। हम ज़मीन से करीब 50 फुट ऊपर मस्जिद की इस एकमात्र मीनार के टॉप पर बैठे हैं। चारों तरफ झरोखे, शहर दूर दूर तक चमक रहा है। झरोखों के ज़रिए आराम से मीनार के चारों तरफ नीचे भी देखा जा सकता है। वहाँ भी जहाँ इस मीनार का एकमात्र दरवाज़ा है, वह हमेशा की तरह बंद है। बाहर से ताला पड़ा हुआ है, चाबी फारूक की जेब में, क्योंकि ताला उसी ने लगाया। यहाँ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने आने वालों तक को पता नहीं है कि हम लोगों ने कब मीनार का दरवाज़ा खोला, कब इस संदूक सहित सीढ़ियाँ चढ़कर मीनार के टॉप पर आ बसे तथा यहाँ दूसरी रात गुजार रहे। और तुझे अब भी यही मीनियाँ घेरे हुए कि कोई हमें घेर लेगा। घेरेगा तो तब जब किसी को पता होगा कि हम यहाँ हैं, और किसी तरह अगर किसी को पता लग भी गया तब भी हमें कोई घेर नहीं सकेगा। जैसे ही मीनार के आसपास कोई ऐसा तत्व नज़र आएगा जो कि नज़र नहीं आना चाहिए, तो सबसे पहले तो उससे निपटने के लिए अपने जलेबी कचौरी के खोखे पर फारूक ही बैठा है। उसकी नज़रों से चूक गया तो मीनार की तरफ आता हमारी नज़रों से नहीं चूक सकता। फिर भी मान लो कोई हमारी नज़रों से बचकर इसके दरवाजे तक पहुंच गया, उस दरवाजे तक जो हमसे 50 फुट नीचे, किसी तरह वह ताला खोलकर अंदर भी दाखिल हो गया, तो सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़कर हम तक पहुँचेगा। तब तक तो हमें पता लग ही जाएगा, और हमें पता लगने का मतलब है हम विस्फोट कर देंगे। किस्सा ही खत, हम खत, गिरने वाला खत, सारा शहर खत। कह तो इस तरह जैसे ये सारा इंतज़ाम तूने किया हो। ये बात सबसे पहले तूने सोची हो कि बम लेकर हमें यहाँ मीनार के टॉप पर बैठना ताकि हमें कोई अचानक ना घेर सके। नहीं, एजाज ने भी व्यंग्य किया, मैंने नहीं, तूने सोचा था। मैंने सोचा है, रुखसाना ने, बात तो एक ही है। कहने के साथ इस बार फतेह खान ने रुखसाना की तरफ देखा। क्यों रुखसाना, तुम्हारी नोक-झोंक तभी से चालू है जब पीर पर पहली बार मिले थे, रुखसाना ने हौले से हंसने के साथ कहा। वह बम के बहुत ही नज़दीक फर्श पर मीनार की दीवार से पीठ टिकाए और आराम से पैर फैलाए बैठी थी। उसी पोजीशन में बोली, और मज़े की बात यह है कि मेरी समझ में तुम्हारी इस नोक-झोंक का कारण अभी तक नहीं आया। अब अगर तू मेरा मुंह खुलवा ही रही है तो साफ साफ कह दूँ कि इतनी भोली तो नहीं है तू, फतेह खान ने कहा। मतलब, रुखसाना ने उसे गहरी नज़रों से देखा। एजाज बोला, यह बात तो मैं भी कहूँगा। क्या बात, कि तुम इतनी भोली नहीं हो। तो अच्छी तरह से समझ रही है कि हमारी नोकझोंक तेरी वजह से चल रही है, फतेह बोला। मजनू का ये वारिस तेरे सामने पड़ती तो इस पर फ़िदा हो गया था, और ये बात तुझे बर्दाश्त नहीं हुई। एजाज ने भी अपनी बात पूरी दिलेरी से पूरी कर दी थी। भला कैसे बर्दाश्त कर लेता, फतेह ने कहा। मैं पिछले 8 महीने से रुखसाना के साथ हूँ और बराबर इस पर लाइन मार रहा हूँ, और तू आते ही शुरू हो गया। कैसे बर्दाश्त। अचानक रुखसाना के खिलखिलाने ने उसकी बात काट दी। दोनों को ऐसा लगा जैसे फर्श पर सच्चे मोती बिखर रहे। अंधेरे के कारण वे एक दूसरे को बस सायों की शक्ल में देख सकते थे। खुलकर हंसने के बाद रुखसाना ने कहा, दोनों ही, तुम दोनों ही पागल हो, और एजाज से बड़ा पागल तू है फतेह खान।
क्योंकि तूने अभी अभी कबूल किया है कि तू 8 महीने से मेरे साथ है और बराबर मुझ पर लाइन मार रहा है। तो बोल, क्या मैं फंसी? और अगर नहीं फंसी तो क्या केवल 3 दिन में एजाज से फंस जाऊंगी? नहीं फंसूंगी तो क्यों बेकारी भंडारा? और तू सुन, उसने अंधेरे में ही एजाज की तरफ देखा। ऐसे ख्वाब मत पाल। पहली बात तो तू मुझे अभी ठीक से जानता नहीं है। दूसरी बात, अगर जुम्मे तक हिंदुस्तानी सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो अभी अभी तूने खुद कहा सब खत्म, फिर क्या फ़ायदा? तभी तो फ़ायदा है। मतलब देख, अब जुम्मा आने में भी सिर्फ 2 रात है बीच में, जैसा कि तूने खुद कहा। अगर यहाँ की सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो सब कुछ खत्म। जब सब कुछ खत्म होने ही वाला है, हम और तू भी खत्म होने वाले हो, तो दिल की बात दिल में लिए क्यों मरे? कह तो ले कि कम से कम मैं तुझसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं भी चूका एहसास भी नहीं। तेरी मोहब्बत तो एम्बुलेंस में ही देख ली थी मैंने। ऑक्सीजन मास्क हटाकर टूट पड़ा उस पर। तू ऐसा ना करता तो वैसा अब ना होता। बेचारे बेकार ही मारे गए। क्या फ़र्क पड़ता है, एजाज ने कहा। उस दिन ना मारे जाते तो जुम्मे के दिन मारे जाते सबके साथ। लेकिन तेरी उस बेवकूफ़ी की वजह से संकट में तो पड़ गए थे हम। मौका लगते ही फतेह फिर बोला। रास्ते में ही एक जीप का इंतज़ाम करना पड़ा। बम संदूक में रखकर जीप में डालना पड़ा। और एम्बुलेंस इस डर से खाई में लुढ़कानी पड़ी कि सब इंस्पेक्टर जिंदा बच गया होगा तो वो कहीं भी पकड़ी जा सकती है। पर संदूक को जीप में डालकर हम यहाँ ले तो आए। कोई खास गड़बड़ तो नहीं हो गई। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मस्जिद तक जीप में आना ज़्यादा महफूज रहा। इतनी बड़ी एम्बुलेंस किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकती थी, जबकि जीप तो इस इलाके में आती ही रहती है। रात के वक्त आए और किसी को भनक तक नहीं लगी कि यहाँ काबिज हो गए। मोहब्बत हमेशा गड़बड़ कराती है एहसास। रुखसाना के मुंह से इस बार बहुत ही खुरदरा लहजा निकला था। देख लेना, अगर इंडियन जासूस हम तक पहुँचे तो उस एम्बुलेंस की वजह से ही पहुँचेंगे, जो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से पुलिस की नज़रों में आई। अपने प्लान के मुताबिक हमें यहाँ बहुत खामोशी से आ जाना था। एजाज ने मायूस से अंदाज में कहा। मोहब्बत के बारे में ऐसे विचार मैंने पहले किसी के मुंह से नहीं सुने। इन्हें सुनकर तो यही कह सकता हूँ कि तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई ही नहीं होगी। तुम क्या जानो एजाज, तुम क्या जानो कि मोहब्बत किसे कहते हैं? रुखसाना के मुंह से निकलने वाला लहजा ऐसा था कि एजाज के ही नहीं, फ़तेह खान के जिस्म में भी झुरझुरी सी दौड़ गई। तुमने तो एक खूबसूरत लड़की देखी, उसका खुला हुआ गिरेबान देखा, मन में उसे पाने की लालसा उठी और तुम समझे कि मोहब्बत हो गई। तुम्हें क्या पता कि जितनी नफ़रत से मेरा दिलो दिमाग लबरेज है, उतनी नफ़रत किसी के दिलो दिमाग में तब तक भर ही नहीं सकती जब तक उसने किसी से मोहब्बत न की हो। हकीकत यह है कि उसके बाद न एजाज की कुछ कहने की हिम्मत पड़ी, ना ही फ़तेह खान की। दोनों की ज़ुबान तालू से जा चिपकी थी। अगला दृश्य। होश में आती फारूक शेख ने उछलकर खड़ा हो जाना था चाहा, परंतु इस कोशिश में वह कामयाब नहीं हो सका। अपनी कलाइयों उसने एक कुर्सी के हाथों के साथ और पैर उसी कुर्सी के अगले दोनों पैरों के साथ बंधे पाए थे। सामने खड़े 3 शख्स स्थिर नज़रों से उसी को घूर रहे थे। 2 जेंट्स, एक लेडी। अपने सारे शरीर को उसने गीला पाया। समझ गया कि पानी डालकर उसे होश में लाया गया है। होश ठिकाने आते ही उसने पूछा, कौन हो तुम लोग? इनकी बात तो छोड़। गुलफाम उसकी तरफ बढ़ा, नज़दीक पहुंचा और दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़कर उसके सारे वजूद को हिलाता हुआ बोला, मुझे नहीं जानता? नहीं, हरामजादे। कहने के साथ ही उसने फारूक के गाल पर इतनी ज़ोर से चाटा मारा था कि वह कुर्सी सहित फर्श पर जा गिरा। मगर गुलफाम को दहाड़ने से ही फुर्सत नहीं थी। राजनगर में गुंडागर्दी करने की कोशिश करता है, लेकिन गुलफाम को नहीं जानता? वह कुर्सी सहित फर्श पर पड़ा पड़ा बोला, ओह, तो तुम गुलफाम हो? अपने ज़माने के, मतलब शक्ल से नहीं जानता मगर नाम से जानता है। कहने के साथ उसने उसके बाल पकड़कर कुर्सी सीधी कर दी थी। कैसे जानता है नाम से? पता, कहाँ सुना है नाम? बाल खींचने के कारण उसके मुंह से चीखें निकली थी। उन पर काबू पाता सा बोला, फ़तेह के मुंह से सुना है। चल, अच्छा हुआ जल्दी लाइन पर आ गया। ज़्यादा मरम्मत नहीं झेलनी पड़ी। अब यह बता, फ़तेह कहाँ है? इस बार उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। बहुत ध्यान से गुलफाम को देखा, और उसी को क्यों, इस बार उसने आशा और अशरफ को भी बहुत ध्यान से देखा था, जैसे माजरे को समझने की कोशिश कर रहा हो। जवाब नहीं दिया तूने? गुलफाम ने गुर्रा कर पूछा। उसने उन्हें घूरते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग? सवाल हम कर रहे हैं बेटा, जवाब तुझे देने हैं। उसके बाल पकड़े गुलफाम ने एक बार फिर उसे झिंझोड़ा। नहीं देगा तो नाम तो सुना ही है तूने मेरा, मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा। इससे पहले कि वह कुछ कहता, अशरफ आगे आया और गुलफाम को एक तरफ हटाता हुआ बोला, जितनी खामोशी के साथ हम तुझे बेहोश करके तेरे ठिए से उठाकर लाएं, उससे ये तो तू समझ ही गया हुआ कि हम ये चाहते थे कि जो तेरे साथ हुआ वह तेरे साथियों को पता ना लगे। फारूक तुरंत सतर्क हो गया। मेरे साथी? मेरे कौन से साथी? फ़तेह खान, रुखसाना और वह पाकिस्तान से आया साथी। ये कहते वक्त अशरफ ने बहुत ही गौर से उसकी आंखों में झांका था। फारूक को अंदर ही अंदर झटका सा लगा, मगर उस झटके को उसने अपनी आंखों में परिलक्षित नहीं होने दिया। बहुत ही सामान्य अंदाज में कहा उसने, फ़तेह तो खैर मेरा दोस्त है, लेकिन ये किस लड़की का नाम लिया तुमने? कौन आया हुआ पाकिस्तान से?
वही जिसकी वजह से तुम्हें इंस्पेक्टर गौतम और उसके बाद राणा को कत्ल करना पड़ा। अशरफ अब भी उसे वॉच कर रहा था और इस बार लाख कोशिशों के बावजूद फारूक अपनी आंखों में उभरने वाले हैरत के भावों को रोक नहीं सका। उन भावों को कैच करते अशरफ ने कहा, तुम्हारे दुर्भाग्य से राणा मरा नहीं है। वह इस वक्त ही अस्पताल में एडमिट है और पुलिस को सब कुछ बता चुका है। सुन रहे हो ना? सब कुछ। तुम्हारी एम्बुलेंस भी पुलिस के कब्ज़े में है। और इतना कहकर अशरफ जानबूझकर चुप हो गया, जैसे उसके चेहरे पर अपने शब्दों की प्रतिक्रिया देख रहा हो, जबकि फारूक उसकी तरफ ऐसे अंदाज में देख रहा था जैसे मुंह में ज़ुबान ही ना हो, जन्मजात गूंगा हो वो। अपने शब्दों को भरपूर अंदाज में प्रभावशाली बनाने की कोशिश करते अशरफ ने बात आगे बढ़ाई, और हम ये भी जानते हैं कि उस एम्बुलेंस में क्या लाया गया है। उसकी अवस्था अब भी गूंगे जैसी ही रही। अब तुझे सिर्फ ये बताना है कि वे तीनों और बम कहाँ हैं। अशरफ ने जैसे अपनी बात को फाइनल टच दिया। और ये मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा कहते वक्त जो चट्टानी कठोरता उसके चेहरे पर उभरी थी, वैसी कठोरता अशरफ ने अपने जीवन में पहले कभी किसी से पूछताछ करते नहीं देखी थी। वह तो कुछ कह नहीं पाया, लेकिन एक बार फिर गुलफाम आगे बढ़कर ज़रूर कर रहा था, तेरे तो फरिश्तों को भी बताना पड़ेगा। नहीं बताऊंगा उस्ताद, नहीं बताऊंगा, उसने बड़े ही ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ कहा था। मैं ये समझ चुका हूँ कि ये पुलिस वाले हैं। ये तो नहीं जानता कि आपको और इनका क्या गठजोड़ बन गया, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि मुझे मौत और ज़िंदगी के बीच भी लटका दोगे तो नहीं बताऊँगा। समझने की कोशिश करो। मैं ये भी कह सकता था कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सीधे सीधे कह रहा हूँ कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन नहीं बताऊँगा। गुलफाम का भी तूने नाम ही सुना है, लेकिन उसके हथकंडे नहीं जानता। कहने के साथ उसने तहमत की पैंट से रामपुरी चाकू निकाला और उसे एक झटके से खोलता हुआ बोला, जब से मास्टर को वचन दिया तब से कभी कभी इसे नेकी के लिए खोल लिया करता हूँ। जब एक बार खोल लेता हूँ तो तभी बंद करता हूँ जब ये अपना काम पूरा कर चुका होता है। तो समझ लो उस्ताद कि अब ये कभी बंद नहीं होगा। इंसानी खाल को प्याज के छिलकों की तरह उतारना इसका सबसे पसंदीदा शौक रहा है। कहने के साथ उसने चाकू फारूक के जिस्म की तरफ बढ़ाई था कि ठाए मुकम्मल बेसमेंट गोली की आवाज़ से दहल उठा। फायर करने वाले का निशाना इतना सदा हुआ था कि गोली सीधी गुलफाम के हाथ में दबे चाकू पर लगी थी। झन्नाता हुआ चाकू दूर जा गिरा। आशा और अशरफ फिरकनी की माने दरवाजे की तरफ घूमे, क्योंकि गोली उसी तरफ से चली थी, और घूमने के साथ ही अपने रिवॉल्वर भी निकाल लिए थे उन्होंने, परंतु धाए धाए एक साथ दो गोलियां और चली। उन दोनों के रिवॉल्वर भी दूर जा गिरे। उनके कुछ भी समझने से पहले कमरे में आवाज़ गूंजी, जो हिलेगा उसकी रूह खुदागंज की तरफ रवाना हो जाएगी। सबने देखा कुर्सी के साथ बंदे फारूक ने भी कि दरवाजे पर खड़े जिस बूढ़े के हाथ में दबे रिवॉल्वर से धुआं निकल रहा था, उसका मुकम्मल हुलिया दरिद्रता की कहानी कह रहा था। अरे वह फारूक था जिसके मुंह से हैरत में डूबी आवाज़ निकली। तो वही बुड्ढा है ना जिसे मैं आज सुबह से किताबों वाले की दुकान पर देख रहा था। लेकिन तेरी कमर झुकी हुई नहीं है। जब ज़रूरत होती है तो झुका लेता हूँ, जब ज़रूरत होती है तो अकड़ा लेता हूँ। वह आशा, अशरफ व गुलफाम को पूरी तरह कवर किए उनकी तरफ आता हुआ बोला, इन तीनों पर काबू पाने के लिए ऐसे अकड़ाने की ज़रूरत थी, सो अकड़ा ली। तो है कौन? गुलफाम दहाड़ा, और यहाँ कैसे घुस आया? इस वक्त तो यहाँ घुसना सबसे आसान साबित हुआ गुलफाम मियाँ। उन्हें कवर किए हुए कुर्सी की तरफ बढ़ रहा था। इन दोस्तों के कहने पर तुमने अपने सभी गुर्गों और होटल के मुकम्मल स्टाफ को छुट्टी पर जो भेज दिया। रेस्टोरेंट के बाहर ये बोर्ड जो टांग दिया कि यार रेस्टोरेंट बंद है, तो मुझे यहाँ आने से रोकने वाला कौन रहा? और तुम्हारे इन दोस्तों ने तुमसे ऐसा करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि रात के अंधेरे में इस बेसमेंट में छुप कर ये जो कुछ कर रहे हैं, चाहते जो थे कि इस बारे में किसी को पता ना लगे। कहने के साथ एक हाथ में रिवॉल्वर संभाले उसने दूसरे हाथ से फारूक खान और कुर्सी को जोड़ने वाले बंधन खोलने शुरू कर दिए थे। ये क्या कर रहे हो तुम? गुलफाम कुर्राया। भाई वह हंसा, जिसके लिए आया हूँ। बौखलाकर अशरफ बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रोकने की कोशिश करके देखो मियाँ, उसने अपना काम जारी रखा था। ऊपर ना पहुँचा दिया तो मेरा नाम भी छोड़ो, तुम्हारे होश तो पहले ही फाकता हुए जा रहे। मेरा नाम सुन लिया तो कौन हो तुम? आशा बोली। फिर वही बात, बता तो रहा था कि मेरा नाम सुन लिया तो कई पुश्तों की रूहें यहाँ आकर डिस्को डांस करने लगेंगी। इतना कहने तक वह सभी बंधन खोल चुका था। अपनी कलाइयाँ रगड़ते फारूक ने कहा, यह तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और मुझ पर इतनी मेहरबानी बाद में जानना मियाँ। वह उसकी बात काट कर बोला, अब जानना जब अकेले हो। ये लोग जितनी शराफत से खड़े नज़र आ रहे उतने शरीफ हैं नहीं। इतने शरीफ तो इन्हें रिवॉल्वर ने बना रखा, इसलिए तुम भी लपक कर फर्श पर पड़ा कोई रिवॉल्वर उठा लो। फारूक को बात ठीक लगी। वह फर्श पर पड़े एक रिवॉल्वर की तरफ बढ़ी था कि अशरफ ने बूढ़े का ध्यान ज़रा सा चुकता महसूस किया, और उसी पल उसने अपनी दाहिनी टांग को फुर्ती से हरकत दी। बूट की ठोकर बूढ़े के हाथ में दबे रिवॉल्वर पर जाकर लगी।
सन्नाटा हुआ रिवॉल्वर कमरे की छत से जाकर टकराया था। उधर गड़बड़ महसूस करते ही फारूक फर्श पर पड़े रिवॉल्वर की तरफ गोश्त पर झपटने वाली चील की तरह झपटा था, लेकिन गुलफाम के एक ही घूसे ने न केवल उसके हलक से चीख निकाल दी बल्कि फुटबॉल की तरह एक उछाल दिया। बूढ़े से अशरफ जा भिड़ा था। उसकी कोशिश उसकी दाढ़ी और विक को नोच लेने की थी, परंतु वह मानो अशरफ के कब्जे में आने वाली चीज़ ही नहीं था। अशरफ तो अशरफ, उसने एक ही ठोकर में आशा को भी दूर उछाल दिया। उस आशा को जिसने मौका अच्छा पा जानकर फर्श पर पड़े रिवॉल्वरों में से एक पर जंप लगाई थी। गोलफाम ज़रूर अपने प्रतिद्वंदी पर हावी था। इसमें कोई शक नहीं था कि अपनी ठोकरों पर फारूक को उसने इस तरह रख लिया था जैसे वह सचमुच की फुटबॉल हो, जबकि बूढ़ा एक साथ आशा और अशरफ पर भारी पड़ रहा था। वह उनमें से किसी को भी फर्श पर पड़ा कोई वेपन उठाने का मौका नहीं दे रहा था। दृश्य किसी स्टंट फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा था। फाइटिंग के दरमियान एक स्थिति ऐसी आई कि निरंतर गुलफाम की ठोकरें खाता फारूक कमरे के दरवाजे के नज़दीक जाकर गिरा। उठने की कोशिश कर ही रहा था कि आशा और अशरफ पर हमला करना छोड़कर बूढ़े ने भी उसके जिस्म में एक ठोकर जमाई। इस ठोकर के असर से वह दरवाजे के पार गैलरी में जा गिरा। गुलफाम ने फिर उसकी तरफ झपटना चाहा था कि बूढ़े ने उसे अपनी भुजाओं में भरकर विपरीत दिशा में उछाल दिया। इस बीच आशा अपने उस प्रयास में कामयाब हो गई जिसमें बहुत देर से लगी हुई थी, अर्थात वह फर्श पर पड़े रिवॉल्वरों में से एक को उठाने में कामयाब हो गई। बगैर एक भी पल गंवाए उसने बूढ़े पर फायर भी किया, लेकिन बूढ़ा तो जैसे छलावा था। हवा में कलाबाजियाँ सीखा था। उसका जिस्म भी फारूक के पीछे ही पीछे कमरे का दरवाज़ा क्रॉस कर गया। आशा की चलाई हुई गोली धाड़ की ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गए दरवाजे पर टकराई थी। अशरफ और गुलफाम एक साथ दरवाजे पर झपटे, लेकिन तब तक वह बाहर से बंद हो चुका था। अगला दृश्य। यह जगह ठीक है। इन शब्दों के साथ नज़ीर ने कार रोक दी। इरशाद ने केवल इतने ही कहा, जी आओ। वह ड्राइविंग डोर खोलकर बाहर निकला। इरशाद ने भी अपनी साइड का दरवाज़ा खोलकर वैसे ही किया था। दोनों गाड़ी के पिछले दरवाजे के करीब पहुँचे। इस वक्त वे एक नदी के पुल पर थे। वहाँ हर तरफ दूर दूर तक अंधेरा और सन्नाटा था। इरशाद ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा ऊपर उठाया। फिर दोनों ने मिलकर वकार खान की लाश निकाली और उसे उठाए पुल के एक रेलिंग के नज़दीक पहुँच गए। ध्यान रहे, नज़ीर ने कहा, इतने पानी में नहीं गिरनी चाहिए कि बह जाए। किनारे पर पड़े पत्थरों पर गिरनी चाहिए। आधी पानी में रहे, आधी पत्थरों पर, तो और बेहतर। जी, कहते हुए इरशाद ने लाश को रेलिंग के दूसरी तरफ लटकाकर नज़ीर के साथ उसे 2-3 छोटे से दिए और उछाल दी। लाश धप की आवाज़ के साथ नीचे जा गिरी। ठीक वैसी अवस्था में तो नहीं गिरी वह जैसी में नज़ीर चाहता था। वह पूरी तरह पानी में जाकर गिरी थी, परंतु बहाव इतना तेज़ नहीं था कि उसे बहाकर ले जा सकता। कुछ देर नज़ीर उसे देखता रहा, फिर एकाएक बोला, ठीक है आओ। कहने के साथ वह वापस गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसने सीधे जाकर ड्राइविंग सीट संभाली थी, जबकि इरशाद अपनी सीट पर पिछला दरवाज़ा बंद करता हुआ पहुंचा। गाड़ी आगे बढ़ाते नज़ीर एलिस ने कहा, वायरलेस पर मेरी तरफ से पुलिस कप्तान को यहाँ की पूरी लोकेशन बताओ और कहो कि वकार खान ने हम पर कातिलाना हमला किया था। हमारे गार्ड्स ने उसे ज़िंदा पकड़ने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब महसूस किया कि हाथ नहीं आने वाला है तो मजबूर होकर गोली चलानी पड़ी। वकार मर चुका है। वह यहाँ आकर पूरी सिचुएशन देख लें। लाश के चारों तरफ पुलिस का घेरा डाल लें और उसके बाद मीडिया को खबर करें। मीडिया को ये नहीं बताना है कि उसे हमारे गार्ड्स ने मारा है। वह पुलिस मुठभेड़ में उस टुकड़ी के द्वारा मारा गया जिसका नेतृत्व खुद कप्तान साहब कर रहे थे। गोली बिल्कुल मजबूरी में चलानी पड़ी क्योंकि पहली कोशिश उसे ज़िंदा गिरफ्तार करने की थी। जी, कहने के बाद इरशाद ने गाड़ी में मौजूद वायरलेस को ऑन करने के बाद नज़ीर के हुक्म का पालन करना शुरू किया। वह पुलिस कप्तान से वही सब कहता रहा जो नज़ीर ने समझाया था, और नज़ीर खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता सब कुछ सुनता रहा। वायरलेस ऑफ करते इरशाद ने पूछा, अब हम डेनमार्क के बंगले पर जा रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? समय आने पर पता लग जाएगा। उस वक्त नज़ीर ने इतना ही कहा और समय आया तब जबकि उसने डेनमार्क के बंगले के बंद दरवाजे पर पहुंचकर खास ढंग से हॉर्न देने के साथ कहा, नीचे छुप जाओ। यहाँ के सुरक्षा कर्मियों को यह पता नहीं लगना चाहिए कि गाड़ी में मेरे अलावा भी कोई और है। इरशाद बुरी तरह हड़बड़ा गया। इस हुक्म का मतलब समझ में नहीं आया तो उसकी इस कदर अवाक रह गया कि ना तो कुछ पूछ ही सका, ना ही हुक्म का पालन कर सका, जबकि सामने दरवाज़ा खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इसलिए नज़ीर ने कहा, जल्दी करो। इरशाद के पास कुछ भी पूछने का टाइम नहीं था। बौखलाकर उसने खुद को सीट और डैशबोर्ड के नीचे घुसेड़ लिया। सामने की तरफ से शक्तिशाली टॉर्च की रोशनी फेंककर नज़ीर एलिस के चेहरे को देखा गया और फिर गेट खुलता चला गया। लंबे और कमान की तरह मुड़े ड्राइव वे पर गाड़ी दौड़ाने के बाद नज़ीर एलिस ने उसे लंबे चौड़े पोर्च के नीचे खड़ी डेनमार्क की उस खास गाड़ी के पीछे रोका जिससे कंट्रोल रूम जाया जा सकता था। वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हुए बुदबुदाती सी आवाज़ में बोला, यहाँ आसपास ना कोई गार्ड रहता है ना
है। मैं गाड़ी को खुली छोड़े जा रहा हूँ, तुम आराम से इसमें से निकल कर आगे खड़ी गाड़ी के नीचे पहुँच जाना। वहाँ उस गाड़ी में एक इतना लंबा बॉक्स बना हुआ है जिसमें तुम आराम से लेट सकते हो। तब तक उसी में रहना जब तक मैं 3 बार ना खटखटाऊँ। कहने के बाद दरवाजे को धाड़ से बंद करता हुआ वह तेज़ कदमों के साथ इमारत के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गया था। इरशाद के पास ये पूछने का मौका ही नहीं था कि यह सब हो क्या रहा था और क्यों हो रहा था। अगला दृश्य। तेरा दिमाग ख़राब है, पागल हो गया तू। आपे से बाहर हुई रुखसाना बुरी तरह दांत कटकटा रही थी। कितना मना किया था कि चाहे जैसे हालात हों, लेकिन तुझे यहाँ नहीं आना, सिर्फ खोखे से ही मीनार पर नज़र रखनी है। फिर क्यों आया? मेरी बात तो सुन रुखसाना, फारूक ने कहा। मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि हम सब खतरे में। खतरों से कब से डरने लगा तू? मैं खतरे से नहीं डरा, मगर जब मिशन ही खतरे में हो तो? कोई हमारे मिशन को खतरे में नहीं डाल सकता। गुस्से की ज़्यादती के कारण रुखसाना बौरासी गई थी। कोई भी नहीं, किसी भी खतरे से पहले मैं विस्फोट कर दूंगी, फ़तेह ने कहा। उसकी बात तो सुन ले रुखसाना। मुझे किसी की बात नहीं सुननी। वह हिंसक शेरनी की तरह गुर्राई। तू अपना काम कर, झरोखे से नज़र रख मीनार के दरवाजे पर। वहाँ चिड़िया का बच्चा भी नज़र आए तो मुझे बता। वही कर रहा हूँ, कोई नहीं है, सारा शहर सोया पड़ा है। हालांकि इसने इस तरह आकर गलती की। झरोखे के जरिए मीनार के चारों तरफ नज़र रखते एजाज ने कहा। लेकिन जब आई गया है तो पूछ तो लो कि आखिर हुआ क्या है। लगता है तुम दोनों का ध्यान अपने काम की तरफ नहीं, हमारी बातों पर है। रुखसाना ने उसे भी डांटा। मैंने पहले ही कहा था कि पूर्व निर्धारित प्लान से हटकर की गई कोई भी हरकत मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। इसलिए तो बड़ों बड़ों के प्लान फेल होते हैं। कभी कभी बदली हुई परिस्थितियों के मुताबिक कदम न उठाने पर भी फेल हो जाते हैं। हिम्मत करके फारूक ने कह ही दिया। बकवास मत कर। अगर हम तुझे मीनार की तरफ बढ़ते हुए दरवाजे का ताला खोलते हुए पहचान न लेते और कोई और समझकर गोली से उड़ा देते तो? मैं जानता था कि ऐसा हो सकता है। वो तो तेरे पास हमें कोई नज़र नहीं आया, फ़तेह खान बोला। अगर आ जाता तो अभी हम तुझे ये सोचकर शूट कर देते कि ज़रूर कोई तुझे यहाँ आने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं ये भी जानता था, तू सब जानता था, मगर फिर भी आया। रुखसाना पुनः गुर्राई। वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने साथियों की गोली से मारे जाने का जोखिम उठाने के बावजूद आया हूँ, तो कोई तो बात होगी जिसकी वजह से आना पड़ा। दरवाज़ा मीनार के अंदर से बंद करके आया? हाँ बाबा हाँ। अब बोल, क्यों आया? मेरा काम मीनार पर नज़र रखना था, तुम्हारा काम मेरे खोखे पर और मुझ पर नज़र रखना। उसने उल्टा उलाना दिया। पर क्या तुम लोग ऐसा कर पाए? क्या मतलब? 3 लोग मेरे खोखे पर आए और मुझे बेहोश करके वहाँ से ले गए। क्या तुम में से कोई इस घटना को देख सका? क्या बात कर रहा है? एजाज ने कहा। फ़तेह बोला। ज़रूर ऐसा अंधेरी की वजह से हुआ है। मैंने तुझसे खोखे के बाहर की लाइट जलाए रखने के लिए कहा था। लाइट ही नहीं थी तो कहाँ से जलाए रखता? और तुझे तुझे तो सब नज़र आ रहा था। फ़तेह एजाज पर बिगड़ा। जो ये बता रहा है वो नज़र क्यों नहीं आया? कौन थे वे? फिक्रमंद उठी रुखसाना ने पूछा। कैसे ले गए तुझे? कहाँ ले गए? और फिर तू वापस कैसे आ गया? मैं अंधेरे में बैठा मीनार पर ही नज़र रखे हुए था कि ये तो मुझे भी पता नहीं लगा कि अचानक ही कैसे सिर घूमने लगा। जब तक दिमाग में ये बात आई कि कुछ गड़बड़ हो रही है तब तक बेहोश हो चुका था। होश में आया तो मैं एक ही सांस में गुलफाम के बेसमेंट से फरार होने तक की सारी घटना बता गया। सुनने के बाद तीनों ही सन्न से रह गए, यूं जैसे किसी को बोलने के लिए कुछ सूझ ही न रहा हो। ये तो बहुत खतरनाक बात है। सबसे पहले रुखसाना ने ही खुद को संभाला। समय से पहले ही हिंदुस्तानी सरकार को यह पता लग सकता है कि हम लोग बम लिए यहाँ बैठे हैं, इसलिए यही बताने तो मुझे आना पड़ा। मैंने पहले ही कहा था, फ़तेह बोला। वो एक बार फिर एजाज पर बरसता हुआ बोला। यही आदमी मरवाएगा हमें। इसी केश के मिजाजी के कारण हमें उनके कत्ल करने पड़े और वहीं से लिंक जोड़ते हुए हरामजादे जासूस फारूक तक पहुंच गए। ये बात तूने नहीं मैंने कही थी, रुखसाना बोली। अगर समय रहते एम्बुलेंस को ना छोड़ देते तो शायद यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं सकते थे। रास्ते में ही दबोच लिए जाते। लेकिन लेकिन वो कौन है जिसने तुझे उनकी गिरफ्त से निकाला? अल्फांसे। अल्फांसे? ये नाम सुना है या नहीं? क्या तू उस अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम की बात कर रहा है? हाँ। लेकिन उसका इस मामले से क्या मतलब? उसे वकार खान ने हायर कर रखा है। वकार खान ने? रुखसाना की आंखें सिकुड़ गई। हाँ, फारूक ने कहा। उसकी दूरदर्शिता के कारण ही आज मैं बच गया। हमने तो अपना ये इंतज़ाम कर ही रखा था कि तुम लोग बम के साथ यहाँ रहोगे और मैं खोखे से मीनार पर नजर रखूँगा। लेकिन वकार साहब ने पाकिस्तान में बैठे ही बैठे इस मिशन की कामयाबी के लिए अल्फांसे को और नियुक्त कर दिया। किताब वाले क्या नौकरी करता, वह मीनार पर भी नज़र रखे हुए था, मुझ पर भी। ये बात उसी ने बताई होगी तुझे, रुखसाना ने कहा। फारूक बोला। और कौन बताता? उसने कहा। और तूने यकीन कर लिया? इतना बेवकूफ़ कब से समझने लगी तू मुझे? बता कितना होशियार है। मैंने बेसमेंट से निकलते ही उससे विपरीत दिशा में भागने की कोशिश की। उसने मुझे पकड़ लिया। कहने लगा कि मुझसे भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा साथी हूँ।
मेरा असली नाम अल्फांस है। ऐसा कहने के साथ उसने अपने चेहरे से दाढ़ी और विग नोच ली थी। मैंने कहा, बेवकूफ़ मत समझना मुझे, मैं पुलिस की सारी चालों को समझता हूँ। हो सकता है कि तुम उन्हीं के साथी और मुझे उनके चंगुल से निकालने का ड्रामा मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए, मेरी अक्ल पर पर्दा डालने के लिए किया गया हो। जो बात वे लोग पूछ रहे थे वह मैं किसी भी हालत में तुम्हें भी बताने वाला नहीं हूँ। तब उसने कहा कि मुझे वह सब जानने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सब कुछ पहले से ही जानता हूँ। मैंने उसे घूरते हुए पूछा, क्या जानते हो? उसने साफ कहा कि रुखसाना, एजाज और फतेह नाम के तुम्हारे 3 साथी परमाणु बम लिए मीनार के टॉप पर बैठे हैं। हिंदुस्तानी सरकार को यह धमकी दी गई है कि जुम्मे के 2 बजे तक अगर कश्मीर की आज़ादी की घोषणा नहीं की गई तो विस्फोट कर दिया जाएगा। उसकी यह बात सुनकर तीनों के होश फाख्ता हो गए। फारूक ने कहा, जो हालत इस वक्त तुम्हारी है वही उसकी बात सुनने के बाद मेरी हो गई थी। ये सब पता था उसे? फतेह के मुंह से निकला। एजाज बोला, पता होने को और रही क्या गया है? जाहिर है, उसके इतना कहने पर मैं ये तो समझ ही गया कि कम से कम उनका साथी तो वह हो नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ जानने के लिए वो मुझे टॉर्चर कर रहे थे वो उसे पहले से ही मालूम था। अब तो बस ये जानना था कि वह कौन है और इतना सब कैसे जानता है। मेरे सवालों के जवाब में उसने वही बताया जो मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यकीन करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। सो मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कैसे कर सकता हूँ। उसने यह कागज़ मुझे पकड़ा दिया। कहने के साथ उसने जेब से एक कागज़ निकालकर रुखसाना की तरफ बढ़ाया। रुखसाना ने उसे लेते हुए पूछा, ये क्या है? तेरे नाम वकार खान का लेटर। उसने तुझे कागज़ का ये टुकड़ा दिया और तू इसे मुझ तक पहुँचाने यहाँ तक चला आया? क्या ज़रूरी है ये? मैं इस लेटर के साइन को उन साइनों से मिला चुका हूँ जो हमारे पास पहले से है, फारूक ने कहा। वे साइन मेरे जहन में महफूज थे। कम से कम मुझे तो साइन वही लगे। अपनी तरफ से संतुष्ट होने के बाद ही यहाँ आया हूँ। तेरे पास तो वे कागज़ भी है, खुद मिलाकर देख सकती है। उसकी बात पूरी होने तक रुखसाना कागज़ को खोल चुकी थी। अपनी जेब से उसने छोटी सी टॉर्च निकाली और बम के करीब ही रखे संदूक पर बैठ गई। टॉर्च रोशन करने से पहले उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि झरोखों के जरिए टॉर्च की रोशनी को कहीं दूर से न देखा जा सके। अब वह कागज़ को पढ़ रही थी। लिखा था, रुखसाना, मुझे मालूम है तुम प्लान में चेंज पसंद नहीं करती, मगर कभी कभी कामयाबी के लिए ज़रूरी हो जाता है। मुझे तुम्हारे प्लान से ज़रा भी ना इत्तफाक़ी नहीं है, बल्कि अक्सर तुम्हारी अक्ल की तारीफ़ करने को जी चाहता है। लेकिन अल्फांसे से विजय विकास वाला काम कराने के बाद जिस खूबसूरती से इसने उस काम को अंजाम दिया, मुझे लगा कि अगर फाइनल स्ट्रोक में भी इसकी सेवाएं हासिल कर ली जाए तो कोई बुराई नहीं, बल्कि हमारे काम में कई मजबूताई, बहुत बेहतर मजबूताई ही आएगी। ऐसा सोचकर इसे सब कुछ बताने के बाद इंडिया भेज रहा हूँ। अगर हमारे भी संचार का कोई साधन होता तो मैं इस चेंज के बारे में तुम्हें उसी पर बताता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये लेटर लिख कर देना पड़ रहा है। बस इतना ही कह सकता हूँ कि यह शख्स बेहद ब्रिलियंट और जीवट वाला है। एक आदमी के पास या तो दिमागी ताकत होती है या जिस्मानी ताकत, लेकिन अल्फांसे के पास दोनों ही किस्म की ताकतों का कूद खजाना है। अब अपने मिशन में तुम इसे कैसे इस्तेमाल करती हो ये तुम जानो। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि इस पर ज़रा भी ज़रा भी शक मत करना। यह सिर्फ़ और सिर्फ हमारे फेवर में काम करेगा, और वह काम करेगा जो इसके दिमाग में डाल दिया गया है। बाकी तुम जानो, क्योंकि तुम इस मिशन की कप्तान हो। मैं जानता हूँ तुम्हें यह शक भी तो हो सकता है कि ये लेटर कहीं नकली तो नहीं है। 2 वजह इसके असली होने की गारंटी है। पहली, तुम कहाँ हो ये मेरे अलावा किसी को पता नहीं है। दूसरी, तुम्हारे पास मेरे साइन का नमूना है। इस लेटर के नीचे भी साइन कर रहा हूँ, दोनों को मिलाकर अच्छी तरह तस्दीक कर लेना। वकार खान। लेटर को पूरा पढ़ने के बाद रुखसाना ने चेहरा ऊपर उठाकर फारूक की तरफ देखा। जब वह काफ़ी देर तक केवल देखती रही, कुछ बोली नहीं, तो बोला, क्या तुझे अब भी लगता है कि इस खत को यहाँ लाकर मैंने गलती की? रुखसाना ने उसके सवाल पर ज़रा भी ध्यान दिए बगैर उल्टा सवाल किया, वह कहाँ है? इस मीनार से करीब 500 मीटर दूर। क्यों? क्यों से मतलब? वहाँ क्यों छोड़कर आया उसे? अरे, अकेले मेरे आने पर, ये लेटर लाने पर तो मुझ पर इस कदर बरस रही थी। उसे ले आता तो मुंह से कुछ कहती ही नहीं, झट से रिवॉल्वर निकाल कर उसे भी और मुझे भी गोली मार देती। यकीनन मैं ऐसा ही करती। गुलाबी होंठों पर मुस्कान उभरी। तभी तो नहीं लाया। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद भी मैंने कहा, देख भैया, यहीं ठहर। मीनार के 500 मीटर के दायरे में आने की कोशिश मत करियो, क्योंकि अगर तूने ऐसा किया तो तू तो जाएगा ही, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तेरा ये फरमान लेकर वहाँ जा रहा हूँ, उसकी मर्ज़ी होगी तो बुला लेगी, नहीं होगी तो नहीं बुलाएगी। वह यहाँ क्यों आना चाहता है? कहता है कि जितनी जानकारियाँ इंडियन जासूसों को हो गई वे खतरनाक है। जुम्मे से पहले उनकी जानकारियाँ आगे न बढ़ पाएँ, इसके लिए कुछ कदम उठाने ज़रूरी हो गए। जैसे? उनके बारे में तुझे ही बताएगा, बल्कि कहता है कि कदमों का निर्धारण तुझसे डिस्कशन के बाद ही हो सकता है।
इस बीच रुखसाना ने जेब से वे दोनों कागज़ निकाल लिए थे जिन पर वकार के साइन थे। उन्हें फारूक द्वारा लाए गए लेटर के नीचे हुए साइन से मिलाने के बाद कहा, उसे ले आ। अगला दृश्य। डेनमार्क की खास गाड़ी कंट्रोल रूम में पहुंचने के बाद इस बार उस हॉल में नहीं रुकी जहां विजय, विकास और केशव पंडित को घेरा गया था, बल्कि वहां से आके एक ऐसी गुफा में बढ़ती चली गई जिसमें उस जैसी दो गाड़ियां एक साथ गुजर सकती थीं। अंत में वे एक बंद गैराज के सामने जाकर खड़ी हो गई। सब कुछ जैसे पूर्व निर्धारित था, जैसे पहले भी हमेशा वैसा ही होता रहता था। नज़ीर एलिस और डेनमार्क सहित उसके सभी सुरक्षा गार्ड गाड़ी से उतर गए। सिर्फ ड्राइवर बैठा रह गया था। एक सुरक्षा गार्ड ने लपक कर गैराज का गेट खोला। ड्राइवर ने गाड़ी अंदर की। गाड़ी को वहीं खड़ी करने के बाद वह भी बाहर आ गया और दरवाज़ा वापस बंद कर दिया गया। जिस वक्त वह प्रक्रिया चल रही थी उस दरमियान नज़ीर एलिस और डेनमार्क गेट को पार करके अंदर चले गए थे। अन्य सब वहीं रुक गए। कई कमरे पार करने के बाद वे जिस कमरे में पहुंचे वह काफ़ी विशाल था। बीचों बीच एक बहुत बड़ी मेज़ पड़ी हुई थी। उसके पीछे ऊंची पुश्तगाह वाली कुर्सी थी और मेज के इस तरफ 4 विजिटर चेयर्स पड़ी थीं। वहाँ पहुँचते ही डेनमार्क ने कहा, जल्दी से बताओ मिस्टर पठान कि हमारा प्रोजेक्ट आगे किस तरह के खतरे में आ गया है। बताता हूँ। नज़ीर की मुस्कान बड़ी गहरी थी। आप तो कुछ ज़्यादा ही उतावले हो रहे हैं। उतावले नहीं होंगे, डेनमार्क बोला। हमारे बंगले पर पहुँचते ही आपने कहा कि प्रोजेक्ट खतरे में। हम चौंके। पूछा कि वह खतरा किस किस्म का है तो आपने हमारे ऑफिस में चलकर बताने के लिए कहा। गाड़ी में भी पूछा, आपका जवाब हर बार एक ही था। अब तो हम ऑफिस में आ गए, बताइए। आप तो बैठने तक के मूड में भी नहीं हैं। कहने के साथ इस बार नज़ीर एलिस ने पलट कर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। अरे दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? डेनमार्क की तरफ पलटते हुए नज़ीर एलिस ने साफ साफ कहा था, क्योंकि मुझे आपका कत्ल करना है। क्या? डेनमार्क को यकीन ही नहीं आया कि सामने वाले ने वही कहा है जो उसने सुना। जी। नज़ीर ने जितने आराम से पहली बात कही थी उतने ही आराम से ये भी कहा, चाहे जितनी ज़ोर से चीख लीजिए मुझे मालूम है कि आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि पहली बात तो आपका ये ऑफिस ही इतना अंदर है। दूसरी बात, गलती से आपने इसे साउंड प्रूफ बनवा लिया है। पलक झपकते ही डेनमार्क का चेहरा किसी लाश के चेहरे जितना निस्तेज नजर आने लगा था। आंखों में ठहाटे लगा रहा था खौफ और हैरत का समुद्र। मुंह से अविश्वसनीय शब्द निकले। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर कानून ने ठीक से नहीं सुना तो दोबारा कह देता हूँ। वह अब भी उसी स्वर में बोला था। मैं आपको यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आपके कत्ल के लिए जगह सबसे माकूल है। मगर क्यों? डेनमार्क गला फाड़कर चीख पड़ा। आप मेरा कत्ल क्यों करना चाहते हैं? हाँ, ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे हिसाब से भी मरते वक्त आदमी को कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए कि वह आखिर मर क्यों रहा है। ये तो आदमी का मौलिक अधिकार है। डेनमार्क की हालत ऐसी थी कि कोशिश के बावजूद उसके मुंह से आवाज़ न निकल सकी। नज़ीर की तरफ बस वह यूं देखे जा रहा था जैसे कुछ समझ ही ना पा रहा हो, जबकि नज़ीर एलिस ने उसके चारों तरफ परिक्रमा सी करनी शुरू करते हुए कहा, बात असल में यह है कमांडर साहब कि आपकी ज़रा भी गलती नहीं है, बाल बराबर भी नहीं। और ऐसे आदमी का कत्ल करते वक्त मुझे अफसोस होता है, मगर क्या करूं, करना पड़ता है। आदमी की मजबूरी भी तो बहरहाल कोई चीज़ है। भला आपकी क्या गलती है? आप तो वही कर रहे हैं जो आपके आकाओं ने कहा। भुगतनी आपको पड़ रही है। पर क्यों? अमेरिका से क्या शिकायत है आपको? मैंने यहाँ पहुँच आपको ये बताने का वादा किया था कि आपका प्रोजेक्ट क्यों खतरे में। सबसे पहले उसी वादे को निभाता हूँ। वह बहुत ही सामान्य अंदाज में कहता जा रहा था। असल में ये प्रोजेक्ट उसी समय खतरे में आ गया था जब आपके प्रेसिडेंट साहब ने ये कहा कि यहाँ स्थापित होने वाले अड्डों से अफ़गानिस्तान पर तो अटैक होगा लेकिन हिंदुस्तान पर नहीं होगा। पलक झपकते ही डेनमार्क की समझ में जैसे सारी बात आ गई। बोला, तो आपको उसी वक्त हमारे प्रेसिडेंट से कहना चाहिए था कि आपको ये बात मंजूर नहीं है। इतनी औकात मेरी तो हो सकती है जनाब, लेकिन जिस देश पर मैं हुकूमत कर रहा हूँ उसकी नहीं हो सकती। ऐसा सुनकर तो वह पाकिस्तान के बाजे बजाते थे। लेकिन ये जो आप करने को कह रहे हैं, इसके बाद क्या आप समझते हैं कि वे आपको और आपके मुल्क को छोड़ देंगे? इस अवस्था में उसके कहर से बचने का रास्ता सोच चुका हूँ। वो क्या? आपको उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जवाब के साथ आपका मौलिक अधिकार ख़त्म हो चुका है। बराए मेहरबानी अब मरने के लिए तैयार हो जाए। कहने के बाद जो उसने जेब में हाथ डाला तो ज़ोर से बचाव चीखने के साथ डेनमार्क को दरवाजे की तरफ भागने के अलावा और कुछ सूझा ही नहीं। लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं सका वह। उससे पहले ही नज़ीर एलिस के हाथ में दबे रिवॉल्वर ने पिट्ट की आवाज़ के साथ शोला उगला और डेनमार्क का भेजा उसके अपने ऑफिस में बिछे शानदार कालीन पर बिखरा सा नजर आया। आदमी अपने जीवन में अनेक बार देख चुका होता है, खूब अच्छी तरह महसूस कर चुका होता है कि मौत से चाहे जितना भागो मगर बच नहीं सकते। फिर भी मौत जब घेरती है तो आदमी उससे भागने की कोशिश ज़रूर करता है। मैं समझ नहीं सका क्यों ऐसा क्यों होता है।
कहने के साथ उसने रिवॉल्वर जेब में रख लिया। कुछ देर डेनमार्क की लाश को देखता रहा, फिर एकाएक मुड़ा और विशाल मेज के पीछे पहुंचा। उसकी एक दराज खोली। परिणाम स्वरूप पीछे वाली दीवार एक तरफ हट गई और वहां नजर आने लगा जनसंहारक हथियार। बहुत बड़ा हॉल था वह, हैंड ग्रेनेड से लेकर मिसाइलों तक से भरा, हर तरफ बारूद ही बारूद। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि वहाँ इतने हथियार थी जिनके इस्तेमाल से मुकम्मल अफगानिस्तान में धूल उड़ाई जा सकती थी। नज़ीर एलिस बहुत देर तक उस सब को देखता रहा और फिर अपनी जेब से एक छोटा सा बम निकालकर हथियारों के उस जखीरे के बीच रखता हुआ इस तरह बोला जैसे बारूद उसकी आवाज़ को सुन और समझ सकता हो। तेरे यूँ बर्बाद हो जाने पर मुझे बहुत अफसोस होगा, लेकिन तुझे बचाने का कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। होता तो ज़रूर बचा लेता, क्योंकि जितनी मोहब्बत मुझे तुझसे, उतनी मोहब्बत नज़ीर एलिस ने कभी किसी से नहीं की। कहने के बाद वह वापस घूमा, मेज के नज़दीक आया और दराज में हाथ डालकर बीच की दीवार को वापस बंद कर दिया। डेनमार्क की लाश ऑफिस के दरवाजे के काफ़ी नज़दीक पड़ी थी, जिसे उसने अपने पैर की ठोकर से इस तरह एक तरफ हटाया जैसे कोई रास्ते में आए कंकड़ पत्थर को हटाता है। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। छोटे छोटे कमरे पार करने के बाद जब उसने एक बंद दरवाज़ा खोला तो गैराज में था, उसी गैराज में जिसमें डेनमार्क की खास गाड़ी खड़ी थी। गैराज का मेन गेट बंद था। वहाँ पहुंचकर उसने गाड़ी के नीचे बने बॉक्स को खास अंदाज में खटखटाया। इरशाद बाहर निकला। नज़ीर एलिस ने जेब से एक फेस मास्क निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे अपने चेहरे पर फिक्स कर लो। यह देखकर इरशाद के चेहरे पर सवालिया निशानों का जाल सा बिछ गया और उस पर हवाइयाँ उड़ने लगीं कि मास्क डेनमार्क के चेहरे का था। मुंह से केवल इतना ही निकला, क्या वह नहीं रहा? बेचारा इस तरह मरा है कि तुम उसके कपड़े भी पहन सकते हो। नज़ीर ने कहा, उस पर खून का एक दाग भी नहीं लगा है। वह हैरत से उसका मुंह ताकने से ज़्यादा कुछ न कर सका। अगला दृश्य। वह एक काफ़ी बड़ा कमरा था, इतना बड़ा कि विजय, विकास और केशव भले ही मुश्किल से चल सकते थे, पर चल सकते थे, मगर इसके बावजूद एक दूसरे के नज़दीक नहीं पहुंच सकते थे। वे कमरे के 3 कोनों के साथ जॉइंट जंजीरों में जकड़े हुए थे, इतनी मोटी जंजीरें कि जिनका बोझ तक उठाए रखना मुश्किल हो रहा था। हाथ और पैर ही नहीं, जिस्मों के चारों तरफ भी जंजीरें लिपटी हुई थीं। हाँ, पैरों में पड़ी बेड़ियों के कारण वे ऐसी अवस्था में ज़रूर थे कि सीमित दायरे में चल सकते थे। जैसे कि पहले ही लिखा जा चुका है कि वे इतना नहीं चल सकते थे कि एक दूसरे के नज़दीक पहुंच जाते, उससे पहले ही दीवारों के साथ जॉइंट जंजीरों की लंबाई खत्म हो जाती थी। एकाएक उस वक्त चौंकन्ने से नज़र आने लगे जब कमरे के एकमात्र दरवाजे के बाहर थोड़ी हलचल सी महसूस की और फिर कानों में किसी ताले के खुलने की आवाज़ पड़ी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। नज़ीर एलिस और डेनमार्क ने अंदर कदम रखा। उन्हें देखते ही विजय और केशव पंडित अपने अपने स्थानों से खड़े हो गए, मगर विकास ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। वह बगैर ज़रा भी हिले ज्यों के त्यों पड़ा रहा उन्हें, बल्कि खास तौर पर नज़ीर एलिस को देखते ही विजय क्या उठा, बड़ी गलत बात है फिरंगी भाई, इतने महान लोगों को जंजीरों में जकड़ कर रखना तो एक तरह से फाउल है। होठों पर जहरीली मुस्कान बिखेरे नज़ीर ने उसकी तरफ आते हुए कहा, हो सकता है तुम महान हो, लेकिन ऐसे मुझे तुम पहले ही आदमी मिले हो जो खुद को महान कहते हो। अम्मा क्या बात कर रहे हो मियाँ, खुद को महान कब कहा हमने? हम तो अपने पंडे मियाँ की बात कर रहे थे। भला इन्हें इतनी मोटी मोटी जंजीरों का बोझ उठाने की आदत कहाँ है? वाकई ठीक कहा तुमने। कहने के साथ वह केशव पंडित की तरफ घूम गया था। यह शख्स तो सचमुच महान है, जो आज तक कोई करके नहीं दिखा सका वह इसने कर दिखाया। केशव पंडित खामोशी से उसे घूरता रहा। नज़ीर एलिस भी निरंतर उसकी आंखों में झांक रहा था। यही वक्त था जब डेनमार्क ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उधर नज़ीर ने कहा, मैं अब भी तुम्हारे अंदर नहीं घुस पा रहा। बोलो, कैसे करते हो ये चमत्कार? कोई ख़ास बात नहीं है फिरंगी भाई, विजय ने कहा। यह बंगाल वाला काला जादू तो हम भी सिखा सकते हैं। तुम भी? उसने चौंक कर विजय की तरफ देखा। और नहीं तो क्या, विजय ने अपना सीना फुलाने की कोशिश के साथ कहा, लेकिन जब जंजीर चुभी तो मुंह से ऐसी आवाज़ निकली जैसे कुकर की सीटी बजी हो। फिर बोला, बड़ी गलत बात है मियाँ, इस कदर जकड़ रखा है तुमने कि सांस भी ठीक से नहीं ले सकते। उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर नज़ीर एक बार फिर उसके करीब पहुँच गया था। क्या कहा तुमने? क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं तुम्हारे अंदर भी नहीं घुस सकता? अब क्या बताएं फिरंगी भाई। कहने के बाद वह इस तरह शर्माया था कि क्या अपनी शादी की बात सुनकर 16 साल की ग्रामीण लड़की शर्माती होगी। हमारे अंदर घुसने की तुमने ट्राई ही नहीं मारी, मारते तो पता लगता। तब तुम पंडे मियाँ की नहीं हमारी तारीफ़ करते। ये बात इसलिए फरमा रहे हैं क्योंकि हमें अपने सामने किसी और की तारीफ़ हज़म नहीं होती, भले ही वह पंडे मियाँ हो। नज़ीर उसकी आंखों में झांकने की कोशिश कर रहा था। हाँ, अब कोशिश फरमाइए हुजूर ने, लो देखो। कहने के साथ विजय ने अपनी पूरी पुतलियाँ खोली और आंखों को गोल करके नज़ीर एलिस की आंखों में झांकना शुरू किया। और उस और नज़ीर की आंखें हैरत से फैलती चली गई जब खुद को विजय के अंदर प्रवेश कराने में भी नाकाम पाया। उस वक्त अगर किसी के होठों पर सबसे गहरी मुस्कान थी तो वे केशव पंडित के होंठ थे।
नज़ीर एलिस ने झपट कर दोनों हाथों से विजय का गिरेबान पकड़ लिया और दांत भींच कर गुर्राया। क्या खेल है ये? क्या खेल है जिसे तुम सभी खेल सकते हो? जवाब दो मुझे। तुम तो कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गए फिरंगी भाई, ये तो गलत बात है। पंडे मियाँ ने ऐसा किया तो तुम उनकी तारीफ़ों के बांध बांध रहे थे, हमने कर दिया तो कुपित हो गए। ये भेदभाव क्यों? तुम्हें बताना होगा मिस्टर विजय। बता देंगे, ज़रूर बता देंगे जनाब, लेकिन उससे पहले आपको भी कुछ, बल्कि बहुत कुछ बताना होगा। मुझसे क्या जानना चाहते? गोम्स प्यारे की देख रेख में जब हमारा लंच आया तो उन्होंने खुद कहा था कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब अमेरिका का इरादा इन अड्डों से भारत को कोई नुकसान पहुंचाने का है ही नहीं, तो तुम्हारी सरकार ने ध्वस्त करने का मिशन क्यों सौंपा? हमने कहा, क्या बात कर रहे हो गोम्स भाई, हमें तो पक्की समझ सकता हूँ। नज़ीर ने उसकी बात काट कर कहा। उसके होठों पर बहुत ही धूर्त मुस्कान उभरी थी। समझ सकता हूँ कि उस वक्त से तुम्हारे दिमाग में ये सवाल कौन रहा होगा कि तुम्हारी सरकार के पास ये झूठी खबर क्यों पहुँचाई गई और तुम्हें राजशाही अंदाज में यहाँ लाकर कैद क्यों किया गया। तो जवाब दे दीजिए ना हुजूर, तरस खाइए हम पर। हमारा दिमाग ज़्यादा दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस सवाल का जवाब नहीं मिला तो परमाणु बम की तरफ फट जाएगा। नज़ीर एलिस अचानक ठहाका लगाकर हंसा। उसने एक बार हंसना शुरू किया तो हंसता ही चला गया, बहुत ज़ोर ज़ोर से। विजय अपने चेहरे पर सारे संसार की मूकता समेटे उसे देख रहा था। जब वह काफ़ी देर तक भी नहीं रुका, हंसता ही रहा, तो विजय ने कहा, लतीफ़ा इतना भी जानदार नहीं था फिरंगी भाई कि तुम लाफिंग गैस से घिरे आदमी की तरह हंसते ही चले जाओ। यह परमाणु बम वाली बात खूब कही तुमने। नज़ीर अपनी हंसी पर ब्रेक से लगाता बोला। इसी पर इतनी हंसी आई। गोम्स ने बिल्कुल ठीक कहा, इन अड्डों से भारत को कोई खतरा नहीं है। बावजूद इसके इस फेर में डालकर तुम्हें यहाँ बुलाने वाला मैं हूँ, और मेरी ही साजिश के तहत अमेरिकी सरकार भी ये मानती है कि तुम लोग इन अड्डों को ध्वस्त करने निकले हो, जबकि तुम्हें यहाँ लाकर इस शाही कैद में डालने का मकसद ही कुछ और है। वही तो जानना चाहते हैं फिरंगी भाई। और उसके बाद नज़ीर एलिस उन्हें सब कुछ बताता चला गया। ये कि किस तरह उसने वकार खान के नाम से इधर से परमाणु बम भारत पहुंचाया और किस तरह भारत से उन्हें यहाँ बुलाया। सुनकर उनके चेहरों पर वही भाव उभरे जिन्हें वह देखना चाहता था, जिन्हें देखने के लिए वह सब बताया था। खौफ और आतंक के उन भावों को झूम झूम कर एंजॉय करता नज़ीर एलिस ये भी बताता चला गया कि उसने किस तरह अल्फांसे को फाइनल स्ट्रिक के लिए इंडिया भेजा है। लच्छेदार शब्दों में अभी वह सब बता ही रहा था कि विजय ने जैसे अधूरी बात से ही पूरा मतलब समझते हुए कहा, ये सब क्या कर रहे हो फिरंगी भाई? तुम्हें कश्मीर चाहिए था तो वैसे ही ले लेते, इंडिया चाहिए था तो मुझसे कहते, मैं ही भारत सरकार से तुम्हारी सिफारिश कर देता। हमें तो सारी तुम लोगों की गुलामी में रहने की आदत पड़ी हुई है, फिर तुम्हारी गुलामी कबूल कर लेते। वैसे भी आधे से ज़्यादा इंडियंस कहने लगे कि आज के ज़माने से तो अंग्रेज़ों का ज़माना ही अच्छा था, लेकिन ये क्या किया तुमने? बात भारत की नहीं है, राजनगर की नहीं है। परमाणु विस्फोट कहीं नहीं होना चाहिए, ये तो मानवता के खिलाफ है। हिरोशिमा का हाल नहीं देखा तुमने? आज भी वहाँ घास तक नहीं होती। तुम्हें जो चाहिए ले लो फिरंगी भाई, मगर उन्हें रोको, उस विस्फोट को मत होने दो। नज़ीर एलिस और ज़ोर ज़ोर से टाँके लगाकर हंसने लगा। उन्हीं पैशाचिक अट्टहासों के साथ पिशाच की मानिंद बोला, मैं तुम्हारी इस बौखलाहट से हिंदुस्तानी सरकार की बौखलाहट का अंदाज़ा लगा सकता हूँ। इस वक्त वह भी इसी तरह बौखलाई हुई होगी, मगर अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा दोस्त। बता ही चुका हूँ कि अब मैं किसी भी तरह रुखसाना और उसके साथियों से कांटेक्ट नहीं कर सकता, और जब कांटेक्ट ही नहीं कर सकता तो उन्हें रोक कैसे सकता हूँ? उन्हें तो बस अब हिंदुस्तानी सरकार ही रोक सकती है। उसके पास भी केवल एक ही तरीका है, ये कि कश्मीर की आज़ादी की घोषणा कर दे। अभी अभी तुमने अपनी सिफारिश की बात कही थी, अगर उसमें दम है तो मैं वायरलेस पर तुम्हारा संपर्क तुम्हारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से करा सकता हूँ। उनसे कहो कि वह कश्मीर को आज़ाद कर दें। तुम खुद ये सिफारिश करोगे तो मेरी कामयाबी में 4 चांद लग जाएंगे। बोलो, करूँ इंतज़ाम? विजय इस तरह उसकी तरफ देखता रहा जैसे कहने के लिए कुछ सूझ ना रहा हो। उसकी इस हालत को और ज़्यादा एंजॉय करता नज़ीर बोला, सूझ नहीं रहा कुछ? समझ नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए? सोच लो, खूब सोचो, अभी टाइम है। विजय अभी भी खामोश रहा। एक तरफ राजनगर तबाह होगा या कश्मीर आज़ाद होगा, एक बार फिर वह कहता चला गया। दूसरी तरफ मैं इस कंट्रोल रूम की तबाही का इतिहास लिखाया हूँ। इसके शस्त्रागार में एक छोटा सा बम रखाया हूँ मैं। हालांकि वहाँ उतने बड़े बम की ज़रूरत भी नहीं थी, एक चिंगारी ही काफ़ी थी। उसके बाद का काम तो वह असली कर देगा जो वहाँ अफगानिस्तान के लिए रखा गया है। भविष्य में इस कंट्रोल रूम की जगह लोगों को सिर्फ एक गड्ढा नज़र आएगा, और वह हो जाएगा केवल इस बटन के दबने पर। कहने के साथ उसने जेब से एक रिमोट निकालकर उसे दिखाया। एक लाल बटन पर उंगली रखे हुए कहता चला जा रहा था, चाहूँ तो इसी समय सब कुछ तबाह कर दूँ, लेकिन ऐसा करने से तो मैं भी हमेशा के लिए इसी गड्ढे में समा जाऊँगा। मैं ऐसा करूँगा, लेकिन यहाँ से बाहर निकल जाने के बाद। कहने के साथ उसने रिमोट वापस जेब में रख लिया था। पर मियाँ, अचानक ही तुमने इस कंट्रोल रूम को उड़ाने का विचार कैसे बना लिया? विजय ने पूछा।
अचानक नहीं बनाया मिस्टर विजय। नज़ीर एलिस अचानक कुछ नहीं किया करता। वह कहता चला गया, अमेरिका को सबक सिखाने का, इस कंट्रोल रूम के परखच्चे उड़ाने का फैसला तो मैंने उसी दिन, बल्कि उसी लम्हे कर लिया था जब अमेरिका ने कहा था कि यहाँ से भारत पर अटैक नहीं होगा। इंतज़ार था तो केवल सही तरीके और सही मौके का। इससे बढ़िया मौका और क्या होगा कि ये कंट्रोल रूम उड़ेगा और अमेरिका की समझ में ये बात आएगी कि इसे इंडियन सरकार ने उड़वाया, उसके जासूसों ने उड़वाया। क्या बात कर रहे हो मियाँ? कहने के साथ विजय ने डेनमार्क की तरफ देखा था। भला अमेरिका इस भ्रम का शिकार कैसे? हा हा हा। एक बार फिर नज़ीर एलिस की बुलंद कहकहों ने विजय की बात काटी। खुलकर हंसने के बाद उसने कहा, तुम भी गलत नहीं हो। कहना ये चाहते हो कि डेनमार्क के रहते ये सब कैसे हो जाएगा? अब इनसे कोई भी पर्दा रहने की हर ज़रूरत ख़त्म हो गई है इरशाद। अब इनका अंतिम समय नज़दीक है और मरते हुए शख्स के दिमाग में कोई सवाल नहीं रहना चाहिए, इसलिए इन्हें बताओ कि तुम कौन हो। उसका इतना कहना था कि इरशाद ने अपने चेहरे से फेस मास्क नोच लिया। उसके असली चेहरे को देखकर तीनों हकबका गए। इरशाद इस रूप में यहाँ इसलिए ताकि जितने आराम से हम यहाँ आए उतने ही आराम से बाहर निकल जाए। यही समय था जब विजय की उंगलियों में मौजूद कई अंगूठियों में से एक पिंग पिंग करने लगी। साथ ही उसमें हरे रंग का कोई नन्हा सा बल्ब स्पार्क कर रहा था। नज़ीर एलिस ने चौंक कर उस तरफ देखा और उस वक्त तुम्हारे हैरत के उसके होश ही फाख्ता हो गए जब विजय ने पूरी तरह बदलते हुए लहजे में कहा, लो फिरंगी भैया, तुम्हारे अंत का अलार्म बजने लगा। अब ज़रा गौर से इसकी आवाज़ सुनो। फारूक कहाँ है? अल्फांसे को बेहद सख्त नज़रों से घूरती हुई रुखसाना ने कड़क लहजे में पूछा था। अल्फांसे ने बताया, खोखे पर छोड़कर आया हूँ। मैंने तो उससे कहा था कि तुम्हें साथ लेकर आए। मुझे लगा कि ऐसा ठीक नहीं होगा। तुम्हें लगा से मतलब? रुखसाना गुर्राई। इस मिशन की कप्तान मैं हूँ या तुम? बेशक तुम। तो फिर तुमने मेरे ऑर्डर को काटने की ज़रूरत कैसे की? जब मैंने दोनों को आने के लिए कहा था तो तुमने उसे। अगर तुम्हें यह बात पसंद नहीं आई तो मैं अभी वापस जाकर उसे ले आता हूँ। कहने के साथ वह वापस जाने के लिए मुड़ गया था। वैसे मेरे ख्याल से एक का बाहर रहकर मीनार पर नज़र रखना ज़रूरी था, इसलिए फ़ारूक से बाहर ही रुकने के लिए कहा। ठहरो। अल्फान से ठिठका पलटा। वह अभी भी आंखों में गज़ब की सख्ती और चेहरे पर चट्टानी कठोरता लिए उसे घूर रही थी। यूं ही घूरते घूरते पहले चेहरा थोड़ा सामान्य हुआ और फिर हल्की सी, बहुत ही हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मुझे ऐसे ही आदमी की ज़रूरत थी जो थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी चला सके, लेकिन सही दिशा में। अपनी समझ में तो मैंने सही दिशा में ही दिमाग चलाया था। खैर, क्या डिस्कशन करना चाहते थे मुझसे? इस बार अल्फांसे ने तुरंत जवाब नहीं दिया। चहलकदमी करने की इच्छा हुई, लेकिन जगह छोटी होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सकता था। रुखसाना उसके ठीक सामने खड़ी थी। फतेह झरोके पर खड़ा बाहर का नज़ारा कर रहा था और एजाज बम और डेटोनेटर के एकदम नज़दीक बैठा था। उसकी सतर्कता बता रही थी कि वह खतरा भापते ही विस्फोट कर देगा। रुखसाना ने उसे चुप देख कर कहा, बोलो। मेरे ख्याल से मैं बम को यहाँ से हटा देना चाहिए। वजह? जितना कुछ हुआ है उससे हमें इस नतीजे पर पहुँच जाना चाहिए कि इंडियन जासूसों को बम के इस इलाके में होने का पता लग गया है। अल्फांसे ने एक एक शब्द को नाप तोल कर कहा। ऐसी अवस्था में उन्हें एक्यूरेट स्थिति भी पता लग सकती है। इससे पहले कि ऐसा हो, हमें बम को यहाँ से हटा देना चाहिए। और रुखसाना की आंखों में सवाल था। यह काम आज ही की रात हो सकता है, क्योंकि अभी वे तीनों गुलफाम के बेसमेंट में कैद हैं। हम ये नहीं मान सकते कि वे हमेशा वहीं कैद रहेंगे। उनके वहाँ से निकलते ही खतरा बढ़ जाएगा। रुखसाना ने पूछा, बम को यहाँ से हटाकर कहीं और ले जाने को क्या तुम मजाक समझते हो? मजाक तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, मगर जो करने की ज़रूरत होती है वह करना ही चाहिए। हम 5 हैं, अभी रात भी बाकी है, चारों तरफ सन्नाटा है। हो सकता है यहाँ से बम को निकालना आसान हो, लेकिन अभी तो यही नहीं पता कि इसे कहाँ ले जाएंगे। कम से कम मुझे यहाँ से महफूज जगह कहीं नहीं सूझती। यहाँ हमें किसी भी हालत में कोई अचानक नहीं घेर सकता। और फिर यहाँ से जहाँ जाएंगे, अगर कल जासूसों को वहाँ का पता लग गया तो वहाँ से ट्रांसफ़र होने की बात आने लगेगी। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। कहते ही कहते हुए जैसे अंतिम निर्णय पर पहुँच गई। अब जो भी होना यहीं होगा। इससे बेहतर तो एक और कदम है। क्या? तुम अभी इसी वक्त वापस गोल्फार्म के बेसमेंट में जाओ और उन तीनों को ख़त्म कर दो। हो सकता है बात अभी उनसे आगे ना फैली हो। ऐसा हुआ तो किस्सा यहीं ख़त्म हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो? मतलब अगर वे किसी माध्यम से किसी चौथे को भी यह सब बता चुके हों जो खुद जानते हैं, तो खतरा, और ऐसे किसी भी खतरे से हमें निपटना होगा। उसने एक नज़र बम के नज़दीक बैठे एजाज पर डालने के साथ कहा था। और हम उससे निपट लेंगे। उन्हें अगर ये भी पता लग गया कि बम लिए हम यहाँ बैठे हैं तो हम चेतावनी दे देंगे कि अगर किसी ने मीनार के दरवाजे पर पहुँचने की भी कोशिश की तो हम विस्फोट कर देंगे। और केवल धमकी नहीं दी जाएगी, बल्कि ऐसा कर भी दिया जाएगा। वैसे मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं हो सकती कि हमें इस तरह विस्फोट करने के लिए उकसाए।
इसलिए बोलो। मुनासिब यही होगा कि तुम फ़ौरन वापस जाओ और उन तीनों को ख़त्म कर दो। एक बार फिर उसका अंदाज निर्णायक था। ओके, कहने के साथ अल्फांसे वापस जाने के लिए घूमा, लेकिन वह सिर्फ उन्हें भरमाने के लिए घूमा था। जितनी तेज़ी से उधर घूमा था उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से वापस घूमा, और इससे पहले कि उनमें से कोई कुछ समझ पाता, उसके हाथ में दबे उस रिवॉल्वर से शोला उगला। न शोला उगला जो जाने कब उसके लिबास से निकलकर हाथ में आ गया था। वातावरण में धाएँ की एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। वह गोली सीधी एजाज के मस्तक के बीचों बीच जाकर लगी थी। तुरंत पीछे की तरफ उलट गया वह। हकीकत यह है कि उसे ये तक पता नहीं लगा कि वह कब मर गया। हाँ, फतेह को झरोखे से इस तरह पलटने का मौका ज़रूर मिला था, परंतु सिर्फ पलटने का। उससे ज़्यादा वह भी कुछ नहीं कर सका। धाएँ की एक दूसरी आवाज़ के साथ उसके सिर के परखच्चे उड़ गए। झरोखे के माध्यम से खून के छींटे बाहर तक गए थे। अल्फांसे को मालूम था कि अगर उनमें से एक को भी पल भर का 1000वां हिस्सा भी मिल गया तो वह क़यामत आ जाएगी, जिसे रोकने की कोशिश में ये सब किया है। इसलिए तीसरी बार जब ट्रिगर दबाने के लिए उंगली ने हरकत करनी चाहिए तो रिवॉल्वर का रुख रुखसाना की तरफ घूम चुका था, मगर वह उसकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा फुर्तीली साबित हुई। उंगली की हरकत से पहले ही वह हरामजादे शब्द कहती हुई हवा में उछलकर उसके ऊपर आ गिरी थी। रिवॉल्वर अल्फांसे के हाथ से निकलकर सीढ़ियों पर फिसलता चला गया। वह खुद भी एक दीवार से जा टकराया था, मगर तुरंत ही संभला, क्योंकि रुखसाना ने दूसरी जंप उस पर नहीं बल्कि बम पर लगाई थी। उसका हाथ डेटोनेटर और बैटरी को जोड़ने वाले लाल तार की तरफ बढ़ा ही था कि हवा में लहराते अल्फांसे ने उसे ही पकड़ा। रुखसाना को लिए वह संदूक से जा टकराया। उस हरामजादे वकार की बेवकूफ़ी से हुआ ये सब। वह उसके बंधनों से निकलने की कोशिश करती हुई दहाड़ी। उसने लिखा था कि तुम पर पूरा यकीन किया जा सकता है। नहीं मेरी जान, उसे दबोचे अल्फांसे बोला, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। यह गिरफ्त अल्फांसे की है। इसका मतलब फारूक को तुम पहले ही जानता हूँ जाने मन, इतनी समझदार तो तुम हो ही। मैं विस्फोट करूँगी, मैं विस्फोट ज़रूर करूँगी। कहने के साथ उसने अपने लिबास से रिवॉल्वर निकाल लिया था। अल्फांसे की गिरफ्त में फंसे ही फंसे उसने काली बॉल पर भी फायर कर दिया। ऐन वक्त पर अल्फांसे ने उसकी कलाई अगर मोड़ ना दी होती तो वह अपना काम कर गई थी, पर रिवॉल्वर उसने अब भी अपने हाथ से नहीं निकलने दिया। अल्फांसे समझ चुका था कि जब तक उसके हाथ में रिवॉल्वर है तब तक वह एक ही पल में उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। वह उसे उससे छीनने की कोशिश कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि अल्फांसे को वह ज़रूरत से ज़्यादा भारी पड़ रही थी। गुत्थम गुत्था हुए वे संदूक और बम के बीच में फंस कर रह गए थे, और उसी गुत्थम गुत्था के बीच थाएँ एक और गोली चली। रुखसाना के अपने हाथ में दबे रिवॉल्वर से चली हुई गोली उसके अपने सीने में जा धंसी थी। एक चीख के साथ उसका जिस्म ढीला पड़ गया। रिवॉल्वर फर्श पर जा गिरा। अल्फांसे की बाहों में झूलती रह गई थी वह। सीढ़ियों से कई लोगों के दौड़कर चढ़ने की आवाज़ आई। वे अशरफ, आशा और गुलफाम थे, बुरी तरह हाफ रहते हुए। दोनों के हाथों में रिवॉल्वर, एक के हाथ में चाकू। खेल खत्म हो चुका है प्यारों। अपनी बाहों में झूल रहे रुखसाना के जिस्म की तरफ इशारा करते अल्फांसे ने कहा। गुलफाम बोला, अभी तो बम को डिफ्यूज़ करना है, वो भी हो जाएगा। नहीं, अशरफ ने कहा, भले ही उसके बारे में नज़ीर ने तुम्हें चाहे जितना बता दिया, लेकिन खुद हाथ लगाना। उस वैज्ञानिक को फ़ोन किया तुमने जिसे बम को डिफ्यूज़ करना है? क्या नाम बताया था तुमने उसका? अनंत घोष, आशा ने कहा। अशरफ बोला, आता ही होगा। अल्फांसे ने रुखसाना के जिस्म को फर्श पर लिटाया, और उस वक्त वह अपनी उंगली में मौजूद एक अंगूठी से छेड़छाड़ कर रहा था, जब अचानक रुखसाना का जिस्म हवा में लहराता हुआ डेटोनेटर और बम की तरफ लपका। थाए! यह शोला अशरफ के रिवॉल्वर से निकला था। उसने रुखसाना के सर का भन्नास भले ही उड़ा दिया, परंतु उसका जिस्म बम और डेटोनेटर को जोड़ने वाले तारों के ऊपर जाकर गिरा था। उस दृश्य को देखकर अल्फांसे सही सभी के मुंह से चीखें उबल पड़ी। उनके चेहरों पर छाए आतंक के भाव यह देखकर कम होते चले गए कि कुछ नहीं हुआ था। अगला दृश्य। नज़ीर एलिस आंखें फाड़े विजय की अंगूठी के बसते अलार्म को देखता हुआ जीवन में शायद पहली बार हकलाया था। क्या मतलब है इस बात का? यह अंगूठी तुम्हारे हाथ में कहाँ से आई? अंगूठी हाथ में नहीं है फिरंगी प्यारे, उंगली में है, और तभी से है जब तुम हमें यहाँ कैद करके लग गए थे। यह अलग बात है कि अपनी कामयाबी के नशे में चूर तुमने उस वक्त इस पर ध्यान नहीं दिया, और इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि ठीक ऐसी ही एक अंगूठी यानी इसकी जुड़वा बहन अपने लूमड़ मियाँ के हाथ में भी थी। अल्फांसे के हाथ में? रिंग सेरेमनी की ये रस्म हमने डेनमार्क प्यारे के बंगले पर पहुंचने से पहले ही अदा कर ली थी, क्योंकि जानते थे कि उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद तो लूमड़ मियाँ को हमें यहाँ लाकर तुम्हारी कैद में फंसाने का ड्रामा कर ही देना था। ड्रामा? वह ड्रामा था जो इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ यानी कंट्रोल रूम में आने का और कोई तरीका ही नहीं था। इसका मतलब अल्फांसे प्रोफेशनल आदमी नहीं है। मारे गुस्से के नज़ीर एलिस का बुरा हाल हो गया। उसने मुझसे 2 करोड़ रुपये में तुम लोगों का सौदा करके गद्दारी की। गद्दारी उसने तुमसे नहीं की मेरी जान, बल्कि तुमने उससे की थी, और जो उससे गद्दारी करता है वो उससे डबल गद्दारी कर डालता है। विजय ने चटकारा सा लेकर कहा।
मैंने उससे क्या गद्दारी की? अपनी असलियत नहीं बताई? ये नहीं बताया कि तुम नज़ीर एलिस हो? उसकी नॉलेज में शहजाद पठानी बने रहे? और ये बात तुमने उसे बताई? उसकी आंखें सुलग उठी। बतानी पड़ती है मियाँ, सामने वाले को ऐसी बातें बतानी पड़ती है जिनको बताकर उसे अपने हक में इस्तेमाल किया जा सके। तुमने उसका इस्तेमाल अपने हक में किया। देख लो क्या इस्तेमाल किया। तुमने हमें यहाँ लाकर इसलिए कैद किया था ताकि हम तुम्हारे परमाणु बम को गीले पटाखे की तरफ फुस ना कर सकें, और हमने तुम्हारी कैद में पड़े पड़े ऐसा तीर चला दिया जिसने यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर तुम्हारे दूर मीनार के टॉप पर जाकर ठीक वही काम किया। क्या बक रहे हो तुम? नज़ीर एलिस के पैरों तले से मानो धरती सरक गई। ये क्या बक रहे हो? अपने कानों से सुनो हुजूर। कहने के साथ विजय ने उसी हाथ की दूसरी उंगली से अंगूठी का कोई बटन दबाया। अल्फांसी की आवाज़ उभरी। बम हमारे कब्जे में है विजय। हम तुम्हारी कॉल आते ही समझ गए थे लूमड़ प्यारे। तो फिर इतनी देर से रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? फिरंगी भाई से ज़रा गुफ्तगू चल रही थी। वही है क्या? सामने खड़े मुगल आजम के बादशाह अकबर बने हुए हैं। तब तो समझ ही क्या होगा कि रुखसाना और उसकी पूरी टीम मारी जा चुकी है। हम ये भी जान गए कि वकार भी यही बना था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादो। मैं तुम्हें खुद अपने ही वाक्य पूरा नहीं कर सका वह, क्योंकि कहने के साथ ही विजय पर झपट पड़ा था। जबकि पीछे हटते विजय ने कहा, क्या कर रहे हो फिरंगी भाई? नाजुक चीज़ है, कांच की बनी है, टूट जाएगी। और यदि यह टूट गई तो हम लूमड़ मियाँ से गुफ्तगू कैसे करेंगे? कैसे बचाओगे कुत्तों? खुद को कैसे बचाओगे मुझसे? गुस्से की ज़्यादती के कारण वह हलक फाड़कर चिल्ला उठा था। बचा तो अब मुझसे खुद को वह भी नहीं सकता जो इस अंगूठी के दूसरे छोर पर यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा है। संसार के चाहे जिस कोने में चला जाए वह, लेकिन नज़ीर एलिस के कहर से तो नहीं बच सकता। लेकिन लेकिन फ़िलहाल तो अपने बारे में सोचो। खेल तो दिया तुमने ये खेल। मेरी जंजीरों में जकड़े तब तुम एक दूसरे तक नहीं पहुँच सकते तो मेरे कहर से भाग कर कहाँ जाओगे? मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतना बड़ा गधा है। एकाएक विकास ने उछल कर खड़े होते हुए कहा था। इतनी देर से यहाँ आया हुआ है, लेकिन एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि विकास अपनी जगह से हिला तक क्यों नहीं, एक भी लफ्ज़ क्यों नहीं बोला। विकास को जंजीरों की कैद से आज़ाद देखकर नज़ीर की आंखों में आश्चर्य का सागर उमड़ आया। मुंह से बरबस ही ये शब्द निकलते चले गए। तो तुम जंजीरों से बाहर कैसे आ गए? ऐसे। विजय ने पुनः अंगूठी का कोई बटन दबाया। इस बार उससे लाल रंग की लेज़र किरणें निकली। उसने पलक झपकते ही केशव की जंजीरों को पिघला डाला। शायद अब तुम्हारी अकल में यह बात आ गई होगी फिरंगी भाई कि तुम जो इस खुशफहमी के शिकार थे कि हम तुम्हारी कैद में, असल में वैसा कभी था ही नहीं। वह तुम्हारा बुद्धि भ्रम था। अब नज़ीर एलिस अब जाकर भाप सका कि वह किस कदर खतरे में, और खतरे को भापते ही उसने हाथ अपनी जेब की तरफ बढ़ाया, लेकिन देर वास्तव में काफ़ी हो चुकी थी। सामने जब विकास खड़ा हो तो किसी की भी भला ऐसी कोई कोशिश कैसे कामयाब हो सकती है? वह गन से निकली गोली की तरह हवा में सन्नाटा हुआ आया और उसके सिर की भरपूर टक्कर नज़ीर के चेहरे पर पड़ी। नज़ीर एलिस टकराता हुआ सा ज़मीन पर जा गिरा। वह विकास ही क्या जो सामने वाले को संभलने का मौका दे दे। झपट कर उसने नज़ीर को वहीं जा दबोचा था। इरशाद ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालना चाहा, लेकिन कामयाब न हो सका, क्योंकि तब तक विजय अपनी जंजीरें भी लेज़र किरणों से पिघला चुका था। उसने उसे दबोच लिया। विजय का प्रतिद्वंदी तो खैर उसके सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन विकास का प्रतिद्वंदी हलवा नहीं था। देखते ही देखते उसने विकास को अपनी दोनों टांगों पर रखा और हवा में उछाल दिया, और इतनी ज़ोर से उछाला कि विकास का सिर सीधा कमरे की छत से जाकर टकराया। हालक से एक चीख निकली, लेकिन अगले ही पल दोनों प्रतिद्वंदी फिर एक दूसरे के सामने थे, एक दूसरे की आंखों में देखते एक दूसरे पर हमला करने को तैयार। यही समय था जब केशव पंडित ने मुकम्मल तसल्ली बख्श अंदाज में एक सिगरेट सुलगाई और जोर से कश लगाने के बाद नज़ीर से कहा, याद है नज़ीर एलिस? याद है मैं तेरे सामने से क्या कहकर भागा था? यही ना कि मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो इस मैदान में तेरी नाक रगड़ेगा। सो हाजिर है। केशव पंडित की बात पूरी होने से पहले ही विकास ने लपक कर नज़ीर को अपनी भुजाओं में भर लिया था। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? पगलाए से नज़ीर ने दहाड़ कर जाने किससे कहा था, मैं इनमें से किसी के भी अंदर क्यों नहीं घुस पा रहा हूँ, इसका आधा बल क्यों नहीं खींच पा रहा हूँ? मैं बताता हूँ, वरना ये सवाल तेरा दिमाग फाड़ डालेगा। कहने के साथ केशव पंडित विकास की गिरफ्त में उसे नज़ीर एलिस के नज़दीक पहुँचा। उसकी आंखों के सामने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी खोली। उसकी हथेली पर 2 कॉन्टैक्ट लेंस रखे हुए थे। वह उन्हें उसे दिखाता हुआ बोला, सब इनका कमाल है नज़ीर एलिस। सामने वाले की आंखों में अगर ये लगे हों तो तेरी आंखों का कांटेक्ट उसकी आंखों से हो ही नहीं पाता। जब कांटेक्ट ही नहीं हो पाता तो तू उसकी ऊर्जा कैसे खींच सकता है, कैसे घुस सकता है सामने वाले के दिमाग में? शायद तेरे ज़माने में ये नहीं थे, लेकिन हमारे ज़माने में है, और ये सब विकास की आंखों में भी लगे हैं। लेकिन जब मैं अजय के रूप में तेरे पास पहुंचा, तब तक तो तुझे मालूम भी नहीं था कि मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ। शारीरिक रूप से विकास की गिरफ्त में छटपटा रहा नज़ीर मानसिक रूप से केशव पंडित की गिरफ्त में छटपटाता दहाड़ा। फिर तू पहले से ही अपनी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस कैसे लगाए हुए था? क्योंकि मेरी आई साइड वीक है
और मैं हमेशा ही इन्हें अपनी आंखों में लगाए रहता हूँ, केशव पंडित ने कहा। इतनी बुद्धि मुझ में है कि जब मैंने महसूस किया कि तुम वह नज़ीर एलिस हो जो आंखों के ज़रिए सामने वाले के अंदर घुस सकते हो, तो तुरंत ही ये भी समझ गया कि मेरे कॉन्टैक्ट लेंस क्योंकि तुम्हारी और मेरी आंखों की ऊर्जा के बीच आ जाएंगे, इसलिए ये काम नहीं हो सकेगा। और वही हुआ। उसके बाद तो मैं अपने साथ थोक के भाव कॉन्टैक्ट लेंस लेकर निकला, क्योंकि जानता था कि इस अभियान में तुझसे टक्कर होनी है और तेरे खिलाफ सबसे कारगर हथियार यही है। इसका मतलब अल्फांसी की आंखों में भी कॉन्टैक्ट लेंस थे। उसने मेरे प्रभाव में आ जाने का सिर्फ नाटक किया था। अगर अब ये बात समझे तो क्या समझे, लेकिन तुम लोग ये कैसे जानते थे कि यहाँ से लौटने के बाद मैं अल्फांसे को कोई काम सौंपूंगा ही, और काम भी। बात अधूरी रह गई। उससे पहले ही विकास के घुटने की चोट उसकी टांगों के बीच पड़ी। दोनों हाथों से उस स्थान को दबाए वह दोहरा हो गया, मगर जो चूक जाए उसे विकास ही कौन कहे। एक ही धुहत्तड़ में उसने नजीर को ज़मीन पर गिरा दिया। इरशाद को कभी का बेहोश कर चुका विजय उसके नज़दीक पहुंचा और बोला, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा फिरंगी प्यारे। हुआ असल में ये कि जैसे ही पंडे मियाँ के श्रीमुख से हमें ये पता लगा कि तुम खुद उचक्कों की तरह हिंदुस्तान गए थे, तो हमारे दिमाग का कीड़ा उछल पड़ा। उसने हमें बताया कि असलियत इसके अलावा भी कुछ और है जो दिखाई दे रहा है। हमने इस निर्देश के साथ लूमड़ को तुमसे चिपकाया कि तुम्हारे हिंदुस्तान जाने का सबब पता लगाए। अपनी आर्ट के बूते पर तुम उस पर इतने मेहरबान हुए कि सब कुछ सीधे सीधे ही बता बैठे। उसने जब अंगूठी पर परमाणु बम के बारे में बताया तो हमारे पित्ते ढीले हो गए। लूमड़ से रिक्वेस्ट करने लगे कि वह किसी भी तरह इस विस्फोट को रोके। उसने कहा, इसमें तुम्हारे कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है जासूस प्यारे। मैं खुद हिरोशिमा और नागासाकी जैसी तबाही दोबारा नहीं देखना चाहूँगा। और बोल, और कुछ जानना चाहता है? कहने के साथ विकास ने उसके चेहरे पर एक भयंकर घूंसा चढ़ा, और उस वक्त दरिंदा बना नज़ीर एलिस पर जाने कब का गुस्सा उतार रहा था, जब अचानक ही कमरे के बंद दरवाजे को तोड़ डालने वाले अंदाज में खटखटाया जाने लगा। विकास को तो ना रुकना था ना रुका। विजय ज़रूर दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर उसने ज़रा भी हिचके बगैर दरवाज़ा खोल दिया। हड़बड़ाया सा गोम्स अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ अनेक अमेरिकी सैनिक थे। खुद उसके हाथ में भी रिवॉल्वर था। विजय ने दोस्ताना लहजे में कहा, आओ गोम्स प्यारे। जब आपने ये बात कही मिस्टर विजय की शहजाद पठान असल में नज़ीर एलिस और अमेरिका को भी धोखा देगा, तो मुझे यकीन नहीं आया था। फिर भी आपके अनुरोध पर मैंने इस कमरे में कैमरा लगाया और उसके ज़रिए अपने टीवी पर जो कुछ देखा उसे देखकर हैरान भी और दुखी भी। दुखी इसलिए क्योंकि यहाँ पहुँचने से पहले ये कमांडर डेनमार्क को ख़त्म कर चुका था। ऐसे पैतरे की उम्मीद इससे हमने भी नहीं की थी। गोम्स ने अपने सैनिकों से कहा, गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं, विकास दहाड़ा। नहीं गुरु, मैं इसे गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। गिरफ्तार हो जाना इसकी सज़ा नहीं है। आप चिंता न करें मिस्टर विकास, गोम्स ने कहा। हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक इसे फांसी से कम सज़ा नहीं मिलेगी। सैनिक उनकी तरफ दौड़े। नहीं गोम्स, इसकी सज़ा फांसी भी नहीं है। कहने के साथ विकास ने अपना एक पैर नज़ीर की एक टांग पर रखा और दूसरी टांग पूरी ताकत लगाकर हवा में खींच दी। नज़ीर एलिस के मुंह से भयंकर टकराहट निकली। सैनिक जहाँ के तहाँ खड़े रह गए, क्योंकि ज़मीन पर नज़ीर का बेजान जिस्म गर्दन तक दो हिस्सों में चिरा पड़ा था। विजय विकास और केशव पंडित सीरीज़ का उपन्यास मैंने काफ़ी दिन बाद लिखा है। सॉरी। तो दोस्तों, फिरंगी को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं वेद प्रकाश शर्मा के किसी अगले नॉवेल में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।